इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 371। एक वैन में बैठा एक छोटे बालों वाला आदमी कुछ देर सुनने के लिए रुका और फिर पूछा, लिटिल फोर, क्या तुमने अभी कुछ भौंकते हुए सुना? किस तरह की आवाज़? लिटिल फोर उलझन में था। मैंने नहीं सुना, ये कुत्ते की आवाज़ थी, साथ ही कुछ अन्य जानवरों की आवाज़ें भी, छोटे बालों वाले आदमी ने उत्तर दिया। ये कुत्ता ही होगा। भाई चाओ ने कहा कि पहाड़ पर दर्जनों पालतू कुत्ते हैं, वे घर रखने के बजाय उसे तोड़ देंगे। लिटिल फोर ने व्यंग्य किया। हाँ, बिल्कुल, वे लगभग 5 मिनट से वहाँ हैं और शायद जल्द ही नीचे आ जाएं, छोटे बालों वाले आदमी ने कहा। बहुत रोमांचक। हम चोरी कर रहे हैं, है न? क्या होगा अगर हमें खोज लिया गया और कोई हमें पकड़ ले? लिटिल फोर थोड़ा घबराया हुआ था। यह असंभव है, पहाड़ पर कोई पहरेदार नहीं है और जब तक हम इस पर जोर देते रहेंगे तब तक उन सभी चीज़ों को मालिकहीन और जंगली माना जाएगा। छोटे बालों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया। भाई चाओ ने बहुत सावधानी से यह रास्ता बनाया है। डरो मत, ठीक है, मैं बस थोड़ा चिंतित हूँ। चलो एक सिगरेट पीते हैं, लिटिल फोर ने सुझाव दिया। उसने 555 सिगरेट का एक पैकेट निकाला, छोटे बालों वाले आदमी के लिए एक सिगरेट जलाई और फिर खुद भी एक सिगरेट पी। जब उसने खिड़की खोली, एक कश लिया और अपना हाथ वापस खींचने ही वाला था तो उसने पाया कि उसकी उंगलियों के बीच की सिगरेट गायब है। लिटिल फोर ने पलट कर देखा। गल्प। बड़ी आंखों से उसने कुछ देर के लिए निगल लिया। खिड़की के बाहर उसने एक विशालकाय गोरिल्ला का सिर देखा जिसने सिगरेट का एक कश लिया, धुआं उड़ाया और फिर तिरस्कार भरी नज़र से सिगरेट फेंक दी। जाहिर है इसका स्वाद अच्छा नहीं था। लिटिल फोर चीखते हुए पीछे हट गया। क्या बात है? छोटे बालों वाला आदमी पलटा। दरवाज़ा बंद करो, छोटे बालों वाला आदमी चिल्लाया। जब लिटिल फोर कुछ करने वाला था तो उन्होंने देखा कि गोरिल्ला ने अपना पंजा दरवाजे पर रख दिया। क्रैक। पूरा ट्रक का दरवाज़ा हटा दिया गया। दहेई ट्रक में पहुंचा, लिटिल फोर के पैर को पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर निकाला और फिर उसे 10 मीटर से ज़्यादा दूर ज़मीन पर फेंक दिया। डर से पीला पड़ गया। छोटे बालों वाला आदमी दूसरा दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि लिटिल हेई ने ट्रक से बाहर निकलते ही उस आदमी के टखने में अपने दांत गड़ा दिए और फिर उसे लिटिल फोर की ओर फेंक दिया। लिटिल हेई ने धीमी आवाज़ में दहाड़ते हुए धीरे धीरे उन दो लोगों की ओर चलते हुए कहा। वे तुरंत डर से पीले पड़ गए और कांपने लगे। ओह। दहेई ने आसपास खड़े 10 से ज़्यादा ट्रकों को देखा और फिर लिटिल हेई से कहा, ज़रा रुको, मुझे ट्रकों से निपटने दो। दहेई ने अपनी मुट्ठी घुमाई। धमाका 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 धमाका। डरते हुए लिटिल फोर और छोटे बालों वाले आदमी के सामने सभी ट्रक इस तरह से चकनाचूर हो गए जैसे कि उन पर अभी अभी आतंकवादी हमला हुआ हो। आखिर क्या हो रहा है? लिटिल फोर को रोने का मन हुआ लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। ये दो खौफनाक लोग कहाँ से आ गए? उसने फ्लैट टॉप हेयर कट वाले आदमी की तरफ देखा और फुसफुसाया, बुलाओ, बाकियों को बुलाओ। ठीक है। लिटिल फोर के पीछे खड़े छोटे बालों वाले आदमी ने चुपके से अपना सेल फोन निकाला, लू चाओ का नंबर डायल किया और जैसे ही वह आया, उदास आवाज़ में फुसफुसाया, भाई चाओ, पहाड़ से नीचे आओ। हम पर एक कुत्ते और एक गोरिल्ला ने हमला किया है, मदद करो। भाड़ में जाओ, हमने अभी अभी उनका सामना किया है और पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। लू चाओ क्रोधित और असहाय लग रहा था। क्लंक। छोटे बालों वाले आदमी का सेल फोन जमीन पर गिर गया। क्या हो रहा है? उनके बारे में क्या? लिटिल फोर मौजूदा स्थिति जानने के लिए उत्सुक था। उनके बात पूरी करने से पहले ही दहेई उनके पास आ गया। उन्हें उनके टखनों से पकड़कर दहेई पहाड़ पर चढ़ने लगा। जब वे पीछे के पहाड़ पर पहुंचे तो लिटिल फोर का संदेह दूर हो गया। वह जल्द ही उन लोगों को एक घेरे में बैठे देखकर हताश हो गया। फिर आकाश और धरती घूमने लगे। लिटिल फोर और छोटे बालों वाले आदमी को 10 मीटर से ज़्यादा दूर से भीड़ पर फेंका गया और उनमें से कई को नीचे गिरा दिया गया, जिससे दिल दहला देने वाली चीख निकली। उनकी चीखें न्यू मून पर्वत पर गूंज उठीं, जिससे खामोश रात सज गई। ओह ओह ओह। दहेई ने गिरोह को घेर रहे उन खूंखार दिखने वाले कुत्तों पर भौंकते हुए कहा। सब खत्म हो गया है, चले जाओ। दहेई के आदेश पर कुत्तों का समूह सभी दिशाओं में बिखर गया और अपने अपने घरों में जाकर सो गया। दहेई गिरोह से कई मीटर दूर जमीन पर गिर पड़ा और 3 मिनट के भीतर खर्राटे लेने लगा। हंफ हंफ हंफ। वहां मौजूद सभी लोग उसकी गति देखकर दंग रह गए। एक दूसरे को देखते हुए वे फिर से सक्रिय हो गए। भागो। हालांकि दूसरा वार्डर लिटिल हेई अभी भी जाग रहा था और उन्हें देख रहा था, जिसने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। अब वे क्या कर सकते थे? वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि एनिमल सोसाइटी का स्टाफ जल्दी आकर उन्हें बचा ले। सौभाग्य से उनके रक्षक ने उम्मीद के मुताबिक काम किया। लगभग आधे घंटे बाद माउंट न्यू मून की तलहटी में 5 कारें पहुंची। यहाँ क्या हुआ? सभी ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नए लोग अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्य से देखते रहे। यह माउंट न्यू मून है। रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ पर 2 मीटर लंबा गोरिल्ला और एक विशाल कुत्ता था। दोनों ही आक्रामक थे और हमें उन्हें पकड़ लेना चाहिए। क्या शामक दवाएं तैयार हैं? आगे चल रहे अधेड़ व्यक्ति ने कहा। हाँ। उसके पीछे 6 आदमी खड़े थे जिनके पास विशेष बंदूकें थीं और उनमें सिरिंजें थीं जिनमें हिंसक जानवरों से निपटने के लिए डिज़ाइन की गई शामक दवाएं थीं।
अन्य 8 अपने स्वयं के औजारों के साथ जानवरों को पकड़ने के लिए तैयार थे। पहाड़ पर चढ़ो और सतर्क रहो। अपने आदमियों को हाथ हिलाते हुए कप्तान ने दुर्घटना स्थल की ओर चलने में अगुवाई की। घने जंगल में प्रवेश करने के बाद वे पूरी तरह से सतर्क हो गए। उनमें से 4 ने अपनी टॉर्च चालू की और आसपास के क्षेत्र को रोशन कर दिया। इस समय लिटिल हेई, जो पीछे के पहाड़ पर आराम कर रहा था, ने अपने कान खड़े किए और अपनी आंखों में क्रूर चमक के साथ कहीं घूरने लगा। ओह, वह दहेई को बुलाने के लिए गुर्राया। हंफ हंफ हंफ। दहेई ने लिटिल हेई को असमंजस में देखा। ओह ओह ओह, वह क्या है? ओह वो कोई आ रहा है। ओह ओह ओह, कौन? ओह वो, शायद दुश्मन। ओह 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 ओह, चलो चलें और उन्हें सबक सिखाएं। भीड़ की निगाहों के सामने दोनों जानवर कुछ ओह और ओह का आदान प्रदान करने के बाद खड़े हो गए और फिर सामने के पहाड़ की ओर भाग गए। वहां मौजूद सभी इंसान दंग रह गए। वे संवाद कर सकते हैं, लू चाओ ने आश्चर्य में बड़बड़ाया। ये राक्षस क्या हैं? वे नज़र से ओझल हैं। क्या हमें भाग जाना चाहिए? लिटिल फोर ने सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले कि उसकी आवाज़ बंद हो जाती, ओह ओह ओह, जल्द ही वे दर्जनों जाने पहचाने कुत्तों से घिर गए जो कहीं से भी आ गए थे। उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। क्या वे यहाँ मरने वाले थे? तभी सामने के पहाड़ से एक हल्की सी आवाज़ आई। धमाका धमाका धमाका, डिंग धमाका। नहीं, हे भगवान, भागो! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह अराजकता लगभग 20 सेकंड तक चली और फिर 2 मिनट के भीतर दाहेई और लिटिल हेई आगे और पीछे के पहाड़ के बीच आगे पीछे चले गए और दर्जनों लोगों को समूहों में वापस लाए। लुओ शिंग और उसके आदमियों की भयभीत आंखों के सामने दोनों जानवरों ने अपने सामने सभी नए लोगों को उतार दिया। ओह 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 ओह, दहेई ने लू चाओ और उसके साथी को बीच वाली उंगली दिखाए। काय, तुमने मदद मांगने की हिम्मत की। तुम जितने भी मददगार बुलाओगे मैं उन्हें पीटूंगा। फिर दहेई फिर से लेट गया और कुछ ही समय में वह खर्राटे लेने लगा। धरती हिला देने वाली खर्राटों के बीच छोटा हेई गिरोह को देखते हुए चुपचाप बैठा रहा। तुम इतने कम क्यों हो? लू चाओ ने एनिमल सोसाइटी से आए लोगों को घूरते हुए शिकायत की। मैंने तुमसे कहा था कि वे बहुत ही भयंकर हैं और तुम्हें यहाँ और लोगों की ज़रूरत है। हाँ, वाकई भयंकर हैं। मैं मदद के लिए बुलाऊंगा। अपने दर्द भरे पेट पर हाथ रखते हुए कप्तान ने मुश्किल से जवाब दिया और फिर मुख्यालय को फ़ोन किया। नमस्ते, मैं बिंग हूँ और हम अब न्यू मून बे के माउंट न्यू मून पर हैं। मैं सहायता के लिए पुकार रहा हूँ। कृपया सावधान रहें। दूसरी तरफ 2 मीटर लंबा एक गोरिल्ला है जो लड़ने की क्षमता रखता है और एक बड़ा मजबूत कुत्ता है। हमें यहाँ और लोगों की ज़रूरत है। जल्दी करो, कोई घायल हो गया है। फिर वह फ़ोन से दूर होकर लू चाओ की ओर देखने लगा, भौहें सिकोड़ते हुए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लू चाओ बहाने बनाने की जल्दी में था। ये हमारी जगह है। हम आज रात की शिफ्ट में थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये भयानक जानवर यहाँ आएंगे। कप्तान ने अपना सिर हिलाया और ल्यू चाओ को सांत्वना दी। मुख्यालय से मेरे सहकर्मियों का इंतजार करो। मुझे नहीं पता कि ये जानवर कहाँ से आए हैं। इन शब्दों ने भीड़ के निराश मन में आशा की एक चिंगारी जला दी। उन्होंने और अधिक सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। 1.5 घंटे बाद जब सुदृढ़ीकरण पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा तो उन्होंने कप्तान को बुलाया। सभी बेचारे लोग उत्साहित थे जब उन्होंने सुना कि 30 से अधिक सुसज्जित कर्मचारियों की एक टीम आ रही है। वे आखिरकार यहाँ से निकल सकते थे। हालांकि ओह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसा कि पहले हुआ था, दोनों जानवरों ने विचारों का आदान प्रदान किया और फिर एक साथ सामने के पहाड़ की ओर निकल पड़े। लक्ष्य बंद हो गया। चलो, धमाका धमाका धमाका। हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। पीछे हटो। आहा, चले जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर से जैसा कि पहले हुआ था, नए लोगों को 2 भयानक जानवरों ने पकड़ लिया और ढेर कर दिया। अब पीछे के पहाड़ पर 60 से ज्यादा लोग थे। एक दूसरे को देखते हुए लू चाओ और उसके आदमी पूरी तरह से निराश हो गए। सर, अब हम क्या कर सकते हैं? कप्तान ने अपने वरिष्ठ की ओर देखा। पुलिस को बुलाओ, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वे बहुत भयानक हैं। नेता ने अपना सेल फोन निकाला और पुलिस को विस्तृत जानकारी दी। जैसे ही लुओ शेंग, लू चाओ और लिटिल फोर ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे खत्म हो चुके थे। उन्होंने पुलिस का सामना करने की हिम्मत नहीं की। लगभग 1 घंटे बाद ओवो, वाह, कितनी जानी पहचानी कहानी थी। ये जानते हुए कि पुलिस बचाव के लिए आ रही है, एनिमल सोसाइटी के सभी कर्मचारी बहुत खुश थे। लू चाओ और उसके साथियों को इस बात की चिंता में छोड़ दिया कि उनका क्या होगा। भीड़ द्वारा देखे जाने पर दोनों जानवर एक बार फिर सामने के पहाड़ की ओर चले गए। इस बार लड़ाई और भी भयंकर थी। गोलीबारी, धमाका 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 धमाका। गोलियों की आवाज़ ने पीछे के पहाड़ पर मौजूद लोगों को घबरा दिया। हालांकि गोलीबारी 30 सेकंड से भी कम समय तक चली। यह क्या बकवास है? क्या वे अजय हैं? जाओ, पीछे हटो, भागो। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पिछली पहाड़ी पर एक जानी पहचानी चीख धीरे धीरे सुनाई दी। लू चाओ दूसरों के साथ सख्त हो गया।
क्या वे हार गए हैं? उनकी चौंकती निगाहों के सामने दोनों जानवरों ने 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मार गिराया। पीड़ितों का ये समूह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उनमें से कुछ की हथेलियां खून से लथपथ थीं। क्या किया जा सकता है? हर किसी के दिमाग में बस यही विचार था। सौभाग्य से पुलिस कप्तान ने सहायता के लिए पुकारना शुरू कर दिया। मुख्यालय में हमें सहायता की जरूरत है। प्रतीक्षा का एक और दौर। कुछ ही देर में सूरज बादलों के बीच से पहाड़ों में चमकने लगा। भोर हो गई। इससे भीड़ को माउंट न्यू मून का एक स्पष्ट नज़ारा देखने को मिला। बहुत सुंदर और आकर्षक। हालांकि भीड़ में निराशा की भावना फैल रही थी। बचाव के लिए इंतजार करना कष्टदायक था। आखिरकार एक हेलीकॉप्टर ने यहाँ की खामोशी को तोड़ा। वे आ रहे हैं। सभी की आंखें चमक उठीं। 2 हेलीकॉप्टर उनकी दिशा में आ रहे थे। फिर हेलीकॉप्टरों ने जमीन की जांच करने के लिए कम ऊंचाई पर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इतने सारे लोग एक साथ बैठे थे कि हेलीकॉप्टर में सवार पुलिसकर्मी डर गए, जिन्होंने तुरंत माउंट न्यू मून के तल पर मौजूद अधिकारी को बताया कि उन्होंने क्या देखा था। पहाड़ की तलहटी में 10 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ पुलिसकर्मी नष्ट हो चुके ट्रकों की जांच कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। यहाँ क्या हुआ? अध्याय 372 सजा। पहाड़ की तलहटी में मौजूद लोग सीधे ऊपर नहीं गए। स्थिति के बारे में जानने के बाद कमांडर ने आदेश दिया, उन 2 जानवरों को मार डालो। हाँ, माउंट न्यू मून के ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर में स्नाइपर दहेई और लिटिल हेई पर निशाना साधने के लिए तैयार था। खतरे को भांपते हुए लिटिल हेई आगे बढ़ा और तेजी से पीछे के पहाड़ के जंगल में भाग गया। उसे पता था कि उसे गोलियों से चोट लग सकती है। वाह 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 वाह! दहेई ने ऊपर हेलीकॉप्टर को अपनी बीच वाली उंगली दिखाई। मेरे पास आओ। धमाका धमाका! गोलियों की आवाज के नीचे स्नाइपर ने भौहें सिकुड़ी। उसे पता था कि उसने लक्ष्य को मारा है, लेकिन लक्ष्य कैसे नहीं गिर सकता था। स्नाइपर की निगाह के नीचे दहेई ने अपने बाएं कंधे को अपने दाहिने हाथ से रगड़ा और उसकी आंखों में गुस्सा था। इस बीच माउंट न्यू मून से कुछ ही दूर एक हम्मर वहां की ओर बढ़ रहा था। हम्मर को जू योंग चला रहा था और यात्री सीट पर प्रशिक्षक लियू बैठे थे। वे सामग्री लेने के लिए पहाड़ पर जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने पहाड़ पर गोलियों की आवाज सुनी। उनके चेहरे बदल गए। आओ और देखो, प्रशिक्षक लियू ने गहरी आवाज में कहा। जवाब देने का समय न होने के कारण जू योंग ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और आवाज की दिशा में तेजी से गाड़ी चला दी। आधे मिनट बाद उन्होंने आगे बेड़े को देखा। आगे चल रहे पुलिस अधिकारी भी सैन्य हम्मर को आते देख हैरान थे। कार तेजी से पास आ गई। भान सिकोड़े प्रशिक्षक लियू पहले बाहर निकले और गुस्से से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहाड़ पर जानवर लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं और कई लोग फंस गए हैं। हम उन्हें बचाने के लिए यहाँ हैं, कप्तान ने जवाब दिया। जानवर लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं? ये हमारी जगह है, अपने लोगों को यहाँ से ले जाओ। जू योंग ने गहरी आवाज में कहा। आप कौन हैं? कप्तान ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा। प्रशिक्षक लियू ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी जेब से प्रमाण पत्र निकाला और कप्तान को दिखाया। कप्तान ने इसे ध्यान से देखा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। सर, उसने सलाम किया। फिर उसने जल्दी से वॉकी टॉकी उठाए और आदेश दिया, हमला बंद करो और पीछे हटो। 2 हेलीकॉप्टर बाहर निकल आए। जब जू योंग ने पीछे ट्रकों को देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया और फिर उसने प्रशिक्षक लियू से कुछ शब्द फुसफुसाए। सामग्री के पहले नुकसान के बाद झाओ फैंग ने दाहेई और लिटिल हेई को बिना किसी प्रतिबंध के पहाड़ में रहने दिया, और अगर वे खेलने के लिए बाहर जाना चाहते थे तो वह पहाड़ की रखवाली के लिए किसी और की व्यवस्था कर देता था। जाहिर है, जिस समूह ने सामग्री चुराई थी उसने लाभों का स्वाद चखा था और आज वापस आ गया था। प्रशिक्षक लियू ने एक पल के लिए सोचा और पुलिस को हाथ हिलाया। मेरे साथ पहाड़ पर आओ। फिर वे तेजी से माउंट न्यू मून की ओर चल पड़े। वे घने जंगल से गुजरे और माउंट न्यू मून के लॉन पर कदम रखा। यहाँ का नज़ारा सुहाना था, लेकिन वे केवल 2 जानवरों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वे नज़ारे का आनंद लेने के मूड में नहीं थे। वे यहाँ से देख सकते थे कि पहाड़ की चोटी पर एक शक्तिशाली गोरिल्ला था, जो पास ही में 2 हेलीकॉप्टरों को देख रहा था और समय समय पर अपना गुस्सा निकालने के लिए अपनी छाती पीट रहा था। ये वास्तव में बड़ा है। पुलिस कप्तान हैरान था। दूसरी तरफ जू योंग बहुत चिंतित था जब उसने गुस्से में दहेई को देखा और वह उसकी ओर दौड़ा। दहेई, नीचे आओ, ये हम हैं। जब वह दहेई पहुंचा तो जू योंग ने गोरिल्ला को दिलासा देना शुरू किया और उसकी छाती थपथपाई। ओह! दहेई ने पीछे पहाड़ पर बैठे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह 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 ओह। जू योंग ने बहुत देर तक सोचा, फिर उसे इसका मतलब समझ में आया। उसने जल्दी से कहा, उन्हें सजा मिलेगी, मेरा विश्वास करो। जू योंग के समझाने पर गोरिल्ला आखिरकार शांत हो गया, लेकिन फिर भी दुखी होकर मुंह बनाए रहा। फिर वह धीरे धीरे पालतू जानवरों के इलाके में चला गया। पुलिस कप्तान तथाकथित पीड़ितों के पास गया और उनसे पूछताछ करने लगा। इसके तुरंत बाद उसे पहाड़ पर चढ़ने वाले पहले समूह के लोगों का उद्देश्य पता चल गया। उन्हें वापस ले जाकर जांच करो। पुलिस कप्तान ने लू चाओ और उसके आदमियों की ओर इशारा किया। वे अब डर से पीले पड़ गए थे। लिल चाओ, लुओ शेंग ने लू चाओ का हाथ छुआ और उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ। लू चाओ ने पीला चेहरा लिए सिर हिलाया।
आज रात कार्रवाई करने से पहले उन्होंने तय किया था कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो लू चाओ सारी जिम्मेदारियां लेगा और स्वीकार करेगा कि सभी कर्मचारी, ट्रक और योजनाएं उसने खुद ही व्यवस्थित की थी, जिसका लू शेंग से कोई लेना देना नहीं था। साथ ही वह इस बात पर जोर देगा कि ऐसा करने का कारण ये था कि उसे लगा कि यह जगह मालिकहीन है। जहां तक लू शेंग का सवाल है, वह लू चाओ की हर कीमत पर मदद करेगा। ये वह योजना थी जो लू चाओ ने सबसे भयानक दुर्घटना के लिए बनाई थी, जो अब हो रही थी। लुओ शेंग और लू चाओ को पुलिस द्वारा ले जाते देख जू योंग ने भौहें सिकुड़ी और प्रशिक्षक लियू से कहा, वह लड़का पिछली बार हमारे बॉस के साथ खाना पकाने की प्रतियोगिता हार गया था और उसके बगल में बैठा आदमी उसका मालिक है। वे लंबे समय से इसकी योजना बना रहे होंगे। हमें इस बार उन्हें सबक सिखाना चाहिए। प्रशिक्षक लियू ने एक हल्की हंसी निकाली। जब वे बात कर रहे थे तो एनिमल सोसाइटी के नेता ने दाहेई को देखा और पुलिस प्रमुख से अनुरोध किया, कृपया गोरिल्ला और कुत्ते को पकड़ने में मेरी मदद करें, वे मेरे बॉस के पालतू जानवर हैं। प्रशिक्षक लियू ने जवाब दिया, मुझे खेद है लेकिन गोरिल्ला को निजी तौर पर पालने की अनुमति नहीं है, हमें उन्हें वापस लेने का अधिकार है, नेता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। अच्छा, क्या आपको यकीन है? प्रशिक्षक लियू ने नेता को घूरते हुए कहा, मानो या न मानो, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ रोक लूंगा ताकि वे तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर सकें। तुम? प्रशिक्षक लियू की पहचान न जानते हुए नेता ने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया और पुलिस कप्तान से मदद मांगी। ठीक है, इस बारे में बात करना बंद करो और वही करो जो सर कहते हैं। पुलिस कप्तान ने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, तुम्हें जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए। ठीक है। जब नेता ने कप्तान को उस आदमी को सर कहते हुए सुना तो उसने कुछ नहीं कहा और तेजी से भाग गया। पहाड़ की तलहटी में लुओ शेंग दर्जनों टूटे हुए ट्रकों को देखकर दंग रह गया और लगभग जमीन पर गिर गया, जबकि उसका चेहरा बदलता रहा। अरे, हमने ये सभी ट्रक किराए पर लिए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें पुलिस द्वारा पुलिस की गाड़ी तक पहुंचाया गया था जबकि अन्य लोग पहले ही अपनी कारों में वापस आ चुके थे, लू चाओ निराश और हताश था। उनके लिए लू चाओ को अकेले गिरफ्तार करना सुरक्षित नहीं है। लुओ शेंग ने कुछ देर तक सोचा और आखिरकार अपने मालिक वांग लॉन्ग को एक संदेश भेजने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। लुओ शेंग ने पूरी कहानी छिपाई और वांग लॉन्ग को बताया कि उसने सुना है कि लू चाओ पहाड़ पर सामग्री लेने जा रहा है और उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अब वह केवल वांग लॉन्ग पर भरोसा कर सकता था। वांग लॉन्ग अभी अभी उठा था। खुद को तरोताजा करने के बाद वांग लॉन्ग ने मोबाइल फोन की घंटी सुनी और उसे उठाने के लिए सोफे पर चला गया। संदेश सुनकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी भौहें तन गईं। एकमात्र तमाशा, गुस्से से गुर्राते हुए वांग लॉन्ग ने नाश्ता बनाना छोड़ दिया, अपना कोट पहना और जल्दी से बाहर निकल गया। चलते समय उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अधिकारी हो, मुझे आपको इतनी जल्दी परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। नीचे जाने के बाद वांग लॉन्ग अपनी BMW 7 सीरीज को अधिकारी हु से मिलने के लिए तय की गई बैठक की जगह पर ले गया। दोनों की मुलाकात के बाद वे न्यू मून बे पुलिस स्टेशन गए और रास्ते में अधिकारी हु ने इस मामले के प्रभारी कैप्टन वू से संपर्क किया था। कैप्टन वू, ये वांग लॉन्ग है। स्वागत कक्ष में अधिकारी हु ने उनका संक्षिप्त परिचय कराया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कैप्टन वू। वांग लॉन्ग जल्दी से उठे और उनसे हाथ मिलाया। नमस्ते, मैंने शेफ वांग के बारे में बहुत समय से सुना है, कैप्टन वू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज माउंट न्यू मून पर क्या हुआ? मैंने अपने महान प्रशिक्षु लुओ शेंग से सुना कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं पुलिस के फैसले पर अधिक विश्वास करता हूं। कैप्टन वू, चलिए पूरी कहानी के बारे में बात करते हैं। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर यह वास्तव में उनकी गलती है तो मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, वांग लॉन्ग ने धीरे से और ईमानदारी से कहा। उन पर दूसरों की संपत्ति चुराने का संदेह है। माउंट न्यू मून पर मौजूद सामग्री और पशुधन श्री रणविजय की निजी संपत्ति है, जो मेंगमैन के मनोरंजक रेस्तरां चलाते हैं। सिर्फ इसलिए कि पहाड़ पर कोई गार्ड नहीं था, उन लोगों ने उन सामग्रियों को मालिकहीन माना और इसलिए उन्हें अपने लिए लेना चाहते थे। फिलहाल विशिष्ट स्थिति की अभी भी जांच और सत्यापन की आवश्यकता है। जहां तक लुओ शेंग का सवाल है, हम जो जानते हैं उससे वास्तव में इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यदि आप उसे जमानत देना चाहते हैं तो हम रिपोर्ट समाप्त करने के बाद उसे कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन से जाने दे सकते हैं। कैप्टन वू ने जो कुछ हुआ था उसका संक्षिप्त विवरण दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद वांग लॉन्ग शर्म के मारे शांत नहीं रह सका। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान गायब हो गई। वे माउंट न्यू मून पर क्या कर रहे थे? जाहिर है वे सामग्री पर अतिक्रमण करना चाहते थे। उसी समय वांग लॉन्ग को लगा कि लुओ शेंग निर्दोष नहीं था, उसे पहले ही इसके बारे में पता होना चाहिए था। लुओ शेंग ने कहा था कि वह सामग्री के स्रोत की जांच करेगा। हालांकि वांग लॉन्ग ने मन ही मनाह भरी। लुओ शेंग कब से व्यक्तिगत हितों के आगे झुकने लगा। वह एक बहुत ही सरल बच्चा था, खाना बनाना सीखने और सकारात्मक जीवन जीने के लिए समर्पित था। अच्छा, मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे शुरू से लेकर आखिर तक एक अच्छा मास्टर बनना चाहिए। वांग लॉन्ग ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने सिर हिलाया और कहा, मैं उसे जमानत पर छुड़ा लूंगा। ठीक है, तो इस जमानत समझौते पर हस्ताक्षर करें, कैप्टन वू ने कहा।
अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के बाद वांग लॉन खड़ा हुआ और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन वू। कृपया जब भी आपको सुविधा हो मेरे रेस्तरां में आएं और मैं खुद आपके लिए एक बढ़िया व्यंजन बनाऊंगा। आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि वह लगभग 1 घंटे में बाहर निकल जाएगा। क्या आप यहाँ इंतजार करना चाहते हैं? कैप्टन वू मुस्कुराया, नहीं, मैं चला जाऊंगा और बाद में वापस आऊंगा। वांग लॉन ने अपना सिर हिलाया। अधिकारी हु के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वांग लॉन ने उसे धन्यवाद दिया और वे अलग हो गए। वांग लॉन अपनी BMW में बैठ गया, कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कार स्टार्ट कर दी। करीब 15 मिनट बाद कार मिंगमैन के रिक्रिएशनल रेस्टोरेंट के सामने पार्किंग में खड़ी थी। कार से बाहर निकलने के बाद वांग लॉन ने असहाय होकर आह भरी, अपने कपड़े ठीक किए और रेस्टोरेंट में चला गया। इस दौरान रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं थे। हालांकि पहली मंजिल पर मौजूद ज्यादातर VIP डिनर नहीं आए थे, लेकिन आम टेबल भरी हुई थी और बाहर 4-5 लोग लाइन में इंतजार कर रहे थे। वांग लॉन को अंदर आते देख अंदर बैठे जू योंग ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं यहाँ मिस्टर रणविजय से मिलने आया हूँ। मुझे नहीं पता कि यह उनके लिए सुविधाजनक है या नहीं, वांग लॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है? जू योंग ने पूछा। वांग लॉन ने हिचकिचाते हुए आखिरकार कहा, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। जू योंग एक पल के लिए चुप हो गया। जाहिर है उसे पता था कि वांग लॉन के प्रशिक्षु ने क्या किया है। इसके बारे में सोचने के बाद जू योंग ने सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। फिर जू योंग वांग लॉन को ऊपर ले गया जहां रणविजय और मिंगमैन नाश्ता कर रहे थे। उन दोनों के आने का आभास पाकर रणविजय वांग लॉन की ओर देखने लगा। श्री रणविजय, मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशानी में डाला। यह मेरे प्रशिक्षु की गलती है, लेकिन मैं एक गुरु के रूप में भी जिम्मेदार हूँ, वांग लॉन ने सिर झुकाया और कहा। हांगकांग के मास्टर शेफ में से एक के रूप में वांग लॉन की सख्त और ईमानदार होने की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसने अपने शिष्यों से इतने मूर्ख होने की उम्मीद नहीं की थी, जिससे वह निराश हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके शिष्यों की मूर्खता ने उसे बहुत निराश किया। ओह, रणविजय ने वांग लॉन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों और चेहरे के भावों के अनुसार उसे पता था कि वांग लॉन एक ईमानदार व्यक्ति था। मैं अभी पुलिस स्टेशन गया था और सामान्य जानकारी प्राप्त की। लू चाओ को मास्टरमाइंड पाया गया और मेरे शिष्य लुओ शेंग को गलती से पकड़ लिया गया, इसलिए मैंने उसे जमानत दे दी। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? रणविजय मुस्कुराया। मैं। वांग लॉन कुछ सेकंड के लिए रुका और आखिरकार कहा, मैं श्री रणविजय को सच्चाई का पता लगाने के बाद स्पष्टीकरण दूंगा। इस मामले में लुओ शेंग की क्या भूमिका थी यह न जानते हुए वांग लॉन को उम्मीद थी कि उनके शिष्य ने इसमें भाग नहीं लिया होगा। हालांकि उन्हें लग सकता था कि तथ्य उनकी कल्पना से अलग हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि पुलिस इसका पता लगा लेगी, रणविजय ने लापरवाही से कहा और खाने के लिए मुड़ गया। तो मैं श्री रणविजय को परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। वांग लॉन ने एक हल्का सा झुककर प्रणाम किया और हल्की आह भरते हुए नीचे चला गया। जू योंग, जो वांग लॉन के साथ नीचे गया था, उसे विदा करने के बाद थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और प्रशिक्षक लियू का नंबर डायल किया। प्रशिक्षक लियू, लुओ शेंग को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि पुलिस ने पर्याप्त जांच नहीं की है। वांग लॉन फिर से न्यू मून बे पुलिस स्टेशन चला गया। पूरे रास्ते वह चिंतित और भौहें सिकोड़े हुए था। लोग आखिरकार बदलेंगे। पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर वांग लॉन ने आह भरी और कार से बाहर निकल गया। वह अंदर गया और 10 मिनट तक इंतजार किया, फिर निराश लुओ शेंग के साथ बाहर आया। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, मुझे नहीं पता था कि लिल चाओ ऐसा करेगा, लुओ शेंग ने आह भरते हुए कहा। वांग लॉन ने उसे बोलना समाप्त करने से पहले ही रोक दिया। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ? हम। वांग लॉन की ओर देखते हुए लुओ शेंग ने अपने गुरु की गंभीर निगाहों से मुलाकात की, जिसने उसे बुरी तरह डरा दिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया, वांग लॉन ने धीरे से कहा, अपने वर्तमान खाना पकाने के कौशल और पहचान के साथ क्या आपको इस तरह की गंदी बात करने की जरूरत है? मैं। वांग लॉन के गुस्से के सामने डर के मारे लुओ शेंग लगभग असंगत था। मैं अपने गुरु के लिए कुछ सामग्री लाने का अवसर लेना चाहता था। हा, वांग लॉन मुस्कुराया और निराशा में अपना सिर हिलाया। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने कहा, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज से मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखोगे। उसके बाद वांग लॉन कार में बैठ गया और लुओ शेंग की ओर एक नज़र डाले बिना चला गया। गाड़ी चलाते समय वांग लॉन ने एक फ़ोन कॉल किया। हेलो क्यू, एक नोटिस जारी करो और घोषणा करो कि लुओ शेंग अब से मेरा शिष्य नहीं है और उसके व्यवसाय का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लुओ शेंग का चेहरा लाल हो गया और फिर से पीला पड़ गया। वांग लॉन की कार के पीछे देखते हुए उसने अपने दांत पीस लिए। हालांकि तुम्हारा खाना पकाने का हुनर 4 मास्टर शेफ में सबसे अच्छा है, लेकिन तुम उनके बराबर का दर्जा नहीं पा सकते या उनके जितना पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो। हा, वांग लॉन, मैं निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाऊंगा। और माउंट न्यू मून पर 2 घिनौने जानवर, अगर वे न होते तो मैं सफल हो जाता। आंखों में आंसू लिए लुओ शेंग ने इधर उधर देखा और फिर साइड के रास्ते से मुख्य सड़क पर वापस चला गया। चलते चलते उसने अपना सेल फोन निकाला और कॉल किया।
नमस्ते हेड वांग, मैं लुओ शेंग हूँ। क्या तुमने नहीं कहा कि माउंट न्यू मून किराए पर दिया गया था? मैं कल देखने गया था और पाया कि इसे प्लांटिंग बेस में बदल दिया गया था, जो अनुबंध के विरुद्ध था, है न? तुम हांगकांग में नहीं हो। तुम फिर कब वापस आओगे? 3 दिन। ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें चाय पर बात करने के लिए आमंत्रित करूंगा। लुओ शेंग ने फोन रख दिया। अचानक एक तिरस्कार भरी आवाज सुनाई दी। चाय पर बात? बेहतर होगा कि तुम चाय के लिए पुलिस स्टेशन चले जाओ। पीछे मुड़े और पाया कि वे जू योंग और प्रशिक्षक लियू थे। लुओ शेंग ने उन्हें घूरकर धमकाया। पुलिस स्टेशन वहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें पीटना है। जू योंग ने अपनी मुट्ठी कसी और लुओ शेंग की ओर लहराई। हुश! लुओ शेंग मुड़ा और भाग गया। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद उसने 2 लोगों को सामने चौराहे से आते हुए देखा। जू योंग की ओर मुड़ा और चिल्लाया, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। इससे पहले कि वह अपनी चेतावनी पूरी करता, उसने देखा कि एक मुट्ठी बड़ी और बड़ी होती जा रही है। धमाका, धमाका, धमाका। जब जू योंग ने अपनी भड़ास निकाल ली तो लुओ शेंग जमीन पर लेट गया और कमजोरी से कराहने लगा। उसका चेहरा काला और नीला हो गया था। मैं तुम पर आरोप लगाने जा रहा हूं। लुओ शेंग ने जोर दिया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जू योंग ने लुओ शेंग का कॉलर पकड़ा और पुलिस स्टेशन चला गया। इससे लुओ शेंग चिंतित और भ्रमित हो गया। क्या वे वास्तव में मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे? उन्हें डर नहीं है। हालांकि जब लुओ शेंग पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि लू चाओ और बाकी सभी को हथकड़ी लगाकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया था। क्या हो रहा है? क्या लू चाओ ने कबूल किया? इस आदमी को अपने साथ ले जाओ। प्रशिक्षक लियू ने एक पुलिसकर्मी को इशारा किया। उसने अभी अभी डोंग जियांगचुआन से बात की थी, जिसने जांच में तेजी लाने का फैसला किया था। परिणामस्वरूप सभी संदिग्धों को दक्षिणी जिला मुख्यालय भेज दिया गया। पूछताछ की एक श्रृंखला के बाद लू चाओ और उसके साथी विरोध करने में असमर्थ थे और जल्द ही कबूल कर लिया। इसलिए लुओ शेंग की त्रासदी आ गई। लगभग 2 घंटे बाद डोंग जियांगचुआन ने प्रशिक्षक लियू को जवाब दिया। उन सभी ने कबूल कर लिया। लुओ शेंग और लू चाओ सहित 4 मुख्य अपराधियों को 2 से 3 साल की जेल की सजा हो सकती है, जबकि बाकी साथियों को कई महीनों से 1 साल की जेल की सजा हो सकती है। उन्हें हिरासत गृह में भेज दिया गया है, जहां अदालत के आधिकारिक निर्णय का इंतजार है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कभी कभी लोगों के विचार और कार्य लालच से प्रभावित हो सकते हैं, जो उन्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। और एक बार गलत कदम उठाने के बाद उनके लिए अपने तरीके सुधारना मुश्किल होगा। मेंग मैंग के मनोरंजक रेस्तरां में। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? मेंग मैंग ने मुंह फुलाकर पूछा। चलो, काम की जगह पर चलते हैं। रणविजय ने सरल तरीके से उत्तर देने की कोशिश की। वह कहाँ है? मेंग मैंग ने उत्सुकता से पूछा। जहाँ बहुत सारे लोग काम पर होते हैं, रणविजय ने उत्तर दिया। इस बार उसने खजाने के घर में छिपे हुए स्पिरिट स्टोन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय जाने की योजना बनाई। अगर यह खराब नहीं था तो उसने एक खरीदने के लिए 2300 अंक अर्जित करने के लिए अपने खाली समय में कुछ कार्य करने की योजना बनाई। एक उच्च गुणवत्ता वाला छिपा हुआ स्पिरिट स्टोन युआन किंग ट्री के फल देने के समय को भी कम कर सकता था। अब रणविजय अभी भी क्यूई रिफाइनिंग के शुरुआती चरण में था और उसके पास शायद ही ताकत थी। जब वह फाउंडेशन स्टेज में आगे बढ़ा तभी उसे कुछ आत्मविश्वास मिला। फाउंडेशन स्टेज पर वह अब की तुलना में बहुत अधिक साधनों का उपयोग करने में सक्षम होगा। गोपनीयता के उद्देश्य से रणविजय मेंगमैन को यह नहीं बता सकता था कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय जा रहे हैं, और अगर वह ऐसा करता भी तो छोटी लड़की समझ नहीं पाती कि वह कहाँ है। इसलिए वह इसे यथासंभव सरल तरीके से ही समझा सकता था। क्या वहाँ मज़ा आता है? मेंगमैन ने संदेह के साथ पूछा। मेंगमैन अभी भी बिग हेई और लिटिल हेई के साथ खेलना चाहती है। मैंने उन्हें अभी तक वह बड़ा भालू नहीं दिखाया है जिसे हमने पिछली बार खरीदा था। चलो वापस आने पर दहेई के साथ खेलते हैं, है न? रणविजय मुस्कुराया और अपनी बेटी के छोटे सिर को छुआ। ठीक है, ठीक है। मेंगमैन ने सिर हिलाया। वे बाहर गए, कार में सवार हुए और हांगकांग के उत्तर में लोंगचेंग जिले में चले गए। हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का केवल एक मुख्यालय था, जो लोंगचेंग जिले के मध्य भाग में तियानयुआन एवेन्यू पर स्थित था, और वहां कोई शाखा कार्यालय नहीं था। मुख्य भूमि के कुछ बड़े प्रांतों के विपरीत, जिनका मुख्यालय प्रांतीय शहरों में और शाखाएं अधीनस्थ शहरों में थीं। लोंगचेंग जिले और दक्षिण द्वीप के बीच अभी भी कुछ दूरी थी, और तियानयुआन एवेन्यू तक पहुंचने में रणविजय को 40 मिनट लगे। जब वह पहुंचा तो उसने इमारत को देखा। ये किसी कंपनी के कार्यालय की इमारत की तरह थी। 30 मंजिल की इमारत रेलिंग से घिरी हुई थी और यार्ड के दोनों ओर पार्किंग स्थल थे। इमारत के ऊपरी हिस्से में कई अक्षर चमक रहे थे, जिन पर लिखा था हांगकांग सुरक्षा ब्यूरो। रणविजय गाड़ी चलाकर गेट पर रुके। एक पुलिसकर्मी आया और बोला, कृपया मुझे अपना प्रमाण पत्र दिखाओ। ये लो। रणविजय ने सिर हिलाया और अपने बटुए से टोकन निकाला। टोकन देखकर पुलिस अधिकारी ने गंभीर भाव से जल्दी से सलामी दी। सर। उसने गार्ड रूम में अपने साथी को इशारा किया, जिसने झांग हान को अंदर आने देने के लिए गेट खोला।
बाहर निकलने के बाद रणविजय मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। अध्याय 373। दिखने में ये भव्य इमारत न्यू मून बे के CBD जैसी ही थी, जिसमें पुलिस की वर्दी पहने 2 आदमी बिना किसी भाव के पहरा दे रहे थे। पापा, क्या ये वही कार्यस्थल है जिसका आपने उल्लेख किया था? मिंगमैन ने उत्सुकता से पूछा, पलकें झपकाते हुए और इधर उधर देखते हुए। हाँ, रणविजय ने सिर हिलाया। मिंगमैन को अपनी बाहों में पकड़े हुए रणविजय स्वचालित दरवाजे के सामने 1 मीटर की दूरी पर रुक गया, जो अपने आप दोनों तरफ खुल गया। जब रणविजय गेट से अंदर दाखिल हुआ और हॉल पर नजर घुमाई तो उसने देखा कि वहां कुछ कर्मचारी आ जा रहे थे, सिवाय कुछ लोगों के। रणविजय ने इधर उधर देखा, लेकिन सड़क के संकेत जैसा कुछ नहीं मिला। इसलिए वह सीधे बाईं ओर सर्विस डेस्क पर गया, जहां एक हॉस्टेल लड़की बैठी थी। नमस्ते, रणविजय ने लड़की का अभिवादन किया। नमस्ते। हॉस्टेल लड़की ने मुड़कर मिंगमैन को देखा। वाह, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने परी को एक प्यारी सी मुस्कान दी। नमस्ते छोटी बहन। मिंगमैन ने एक प्यारी अभिव्यक्ति के साथ लड़की का अभिवादन किया। नमस्ते छोटी परी। घोड़े की पूंछ वाली लड़की मुस्कुराती रही। कृपया, मैं ट्रेजर हाउस कैसे पहुंच सकती हूँ? रणविजय ने सीधे पूछा। हम। घोड़े की पूंछ वाली लड़की तुरंत स्तब्ध रह गई और पूछा, कौन सा ट्रेजर हाउस? ट्रेजर हाउस, इसका नाम? क्या ये यहाँ नहीं है? रणविजय उलझन में था। ट्रेजर हाउस। घोड़े की पूंछ वाली लड़की उससे ज्यादा उलझन में लग रही थी। सर, क्या आप गलत जगह पर हैं? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी नहीं है? रणविजय ने समझाने की कोशिश की। क्या आप राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से हैं? घोड़े की पूंछ वाली लड़की चुप हो गई। क्या आप नए कर्मचारी नहीं हैं? क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? अच्छा, मैं वास्तव में यहाँ पहली बार आया हूँ। यह मेरा टोकन है। रणविजय ने लड़की को अपना टोकन दिखाया। तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से हैं? रक्षक। क्या आप रक्षक रणविजय हैं? घोड़े की पूंछ वाली लड़की ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और रणविजय को ऊपर से नीचे तक देखा। रक्षक रणविजय बहुत युवा और सुंदर है। क्या खजाना यहाँ है? मैं इसे देखना चाहूंगा। रणविजय ने सिर हिलाया और अपना प्रश्न दोहराया। गलियारे के दाईं ओर एक चौकोर हॉल है जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की ओर जाता है। घोड़े की पूंछ वाली लड़की ने उत्साह में रणविजय को देखा और सावधानी से कहा, ठीक है, धन्यवाद। रणविजय मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर गलियारे के दाईं ओर चला गया। अलविदा छोटी बहन। मिंगमैन ने अपना छोटा हाथ हिलाया। अलविदा। घोड़े की पूंछ वाली लड़की ने अलविदा कहते हुए पिता और बेटी को देखकर मुस्कुराए। रणविजय के गलियारे में चले जाने के बाद घोड़े की पूंछ वाली लड़की ने फिक्स्ड लाइन टेलीफोन उठाया और आंतरिक नंबर डायल किया। नमस्ते, आपके विभाग के प्रोटेक्टर रणविजय यहाँ हैं। मैंने अभी अभी उनका स्वागत किया है और वे बहुत सुंदर हैं। दाहिनी ओर गलियारे पर एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासन का कार्यालय। रणविजय गलियारे से नीचे चलते रहे और उन्होंने देखा कि आसपास के कमरों में बहुत से लोग थे। उन्होंने एक पेमेंट हॉल जैसी जगह भी देखी जहां कुछ लोग कतार में खड़े थे। गलियारा एक छोटे से चौकोर हॉल की ओर जाता था जिसके दोनों ओर 2 लोग खड़े थे। नमस्ते, प्रोटेक्टर रणविजय। जब रणविजय हॉल के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। नमस्ते। रणविजय ने सिर हिलाया और हॉल की ओर देखा। चौकोर हॉल के दोनों ओर 4 लिफ्ट थीं। मैं ट्रेजर हाउस देखने जा रहा हूं, रणविजय ने सीधे कहा। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, उनमें से एक ने झुककर जवाब दिया। डिंग। लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से छोटे बाल और छोटी आंखों वाला एक आदमी बाहर आया। मिस्टर रणविजय। रणविजय को देखते ही वह आदमी आश्चर्य से तेजी से आगे बढ़ा। नमस्ते, मैं प्रोटेक्टर लेंग हूँ। नमस्ते। रणविजय ने प्रोटेक्टर लेंग की तरफ देखा। कुछ दिन पहले उसने इंस्ट्रक्टर लियू से सुना कि प्रोटेक्टर लेंग ने ही ड्रैगन ट्रायम्फ क्लब में लेइतियानान से संपर्क करने में मदद की थी। क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो? मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा, प्रोटेक्टर लेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक चमक उठी जब उसने अपनी नज़र मिंगमैन की तरफ घुमाई और धीरे से कहा, कितनी खूबसूरत लड़की है। तुम कैसी हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं मिंगमैन हूँ। मिंगमैन। प्रोटेक्टर लेंग मुस्कुराया। तुम कितने साल की हो? मैं 4 साल की हूँ, मिंगमैन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तुम बहुत सुंदर हो, हा। प्रोटेक्टर लेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, प्रोटेक्टर रणविजय, चलो मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ। वह लिफ्ट में ले गया। रणविजय मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर अंदर गया और वह आदमी जो उसे रास्ता दिखाने वाला था वापस चला गया। इमारत का ऊपरी हिस्सा सुरक्षा एजेंसी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का एक अधीनस्थ विभाग है। असली राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कुल 5 मंजिलों वाली भूमिगत है। सबसे बड़ी तीसरी मंजिल है जो केंद्र के रूप में काम करती है, जहां रेस्तरां और मनोरंजन के स्थान हैं। प्रोटेक्टर लेंग ने संक्षेप में उसका परिचय दिया। मैं ट्रेजर हाउस देखने जा रहा हूं, रणविजय ने कहा। हाँ। प्रोटेक्टर लेंग थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रोटेक्टर रणविजय को किस खजाने में दिलचस्पी है? ये 4थी मंजिल पर है। उसने 4थी मंजिल का बटन दबाया और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे चली गई। डिंग। जब वे 4थी मंजिल पर पहुंचे तो रणविजय लिफ्ट से बाहर निकले और देखा कि यह एक भूमिगत शॉपिंग मॉल जैसा था जिसमें एक बड़ा क्षेत्र और बहुत सारे छोटे कमरे थे। वहां परीक्षण केंद्र है और कई गुरुत्वाकर्षण कक्षों और मार्शल आर्ट हॉल के साथ प्रशिक्षण स्थान है।
यदि आप रुचि रखते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। चौथी मंजिल पर मार्शल आर्ट हॉल एक अकेले व्यक्ति के लिए है जो मुख्य पर्यवेक्षक या उससे ऊपर है। यदि आप जीवंत रहना पसंद करते हैं तो ऊर्जावान युवाओं के लिए तीसरी मंजिल पर एक बड़ा प्रतियोगिता हॉल है जहां आप भाग ले सकते हैं, देख सकते हैं या दांव लगा सकते हैं। आगे सबसे अंदर ट्रेजर हाउस है जो सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित होता है। पांचवीं मंजिल पर एक बड़ा है, लेकिन हम निदेशक लेई की अनुमति के बिना वहां नहीं जा सकते, रक्षक लेंग ने चलते हुए कहा। जब रणविजय चुपचाप सुन रहा था, मिंगमैंग ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और बाएं और दाएं देखा। वे जल्दी से सबसे अंदर के घर में गए जो खाली था और ट्रेजर हाउस का प्रवेश द्वार भीतरी दीवार पर था। दीवार के बीच में धातु का एक गोल टुकड़ा था जिस पर हथेली के आकार की स्क्रीन लगी हुई थी। अपना टोकन लेकर दरवाजा खोलो, या अगर तुम टोकन लाना भूल गए हो तो अगले कमरे में मौजूद स्टाफ से मदद मांगो। क्या तुम्हारा टोकन यहाँ है? प्रोटेक्टर लेंग ने पूछा। हाँ, रणविजय ने सिर हिलाया, अपना टोकन निकाला और स्क्रीन से उसे स्कैन करने दिया। जूम जूम। स्कैन पूरा होने पर स्क्रीन नीली चमकी और फिर हरी हो गई। गोलाकार धातु के टुकड़े के कई चक्कर लगाने के बाद दरवाजा धीरे धीरे दोनों तरफ चला गया और उसी समय एक यांत्रिक आवाज आई। स्वागत है प्रोटेक्टर रणविजय यांग। हम आश्चर्य में, मिंगमैंग ने बड़ी आंखों से चारों ओर देखा और उत्सुकता से कहा, पापा किसका स्वागत है? तुम्हारे पिता, प्रोटेक्टर लेंग ने जवाब दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला। पापा रणविजय हैं। रणविजय वो नहीं। मिंगमैंग ने उसे बच्चे से झूठ मत बोलो की अभिव्यक्ति दी। यह उसका स्टेज नाम है, जैसे हम तुम्हें मिंगमैंग कहते हैं, प्रोटेक्टर लेंग ने समझाया। मिंगमैंग ने कुछ देर सोचा और रणविजय से पूछा, पापा क्या ये सच है? हाँ, रणविजय ने हंसते हुए उत्तर दिया। तो यह मेरे पापा का स्वागत है। मिंगमैंग ने बड़बड़ाते हुए रणविजय की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और इधर उधर देखते रहे। वे ट्रेजर हाउस में चले गए। कमरा कमर तक ऊंची अलमारियों से भरा हुआ था जिसके ऊपर एक ग्लास पैनल था जिसे डिब्बों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक डिब्बे में खजाने का एक टुकड़ा था और संबंधित संख्या शेल्फ के निचले हिस्से पर थी। प्रोफाउंड N13479। ये स्पष्ट रूप से एक प्रोफाउंड स्टेज खजाने का प्रतिनिधित्व करता था। N सीरियल नंबर था और निम्नलिखित संख्याएं खजाने का आईडी कार्ड थीं। रणविजय ने औषधीय सामग्रियों से भरा एक डिब्बा खोला। अचानक डिब्बे में रोशनी हल्की लाल हो गई। जिनसेंग को धीरे से सूंघने के बाद रणविजय ने पहचाना कि यह 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब उसने कांच का दरवाजा बंद किया तो एक पतली नीली रोशनी दिखाई दी और उसने जिनसेंग को स्कैन करना शुरू कर दिया। 3 चमक के बाद रोशनी पहले वाली सफेद रोशनी में लौट आई। इस सुरक्षा व्यवस्था के कारण ट्रेजरी हाउस को गार्ड की जरूरत नहीं थी। बाहरी कमरे में चीजें आम हैं और बेहतर चीजें सभी अंदर के कमरे में हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? प्रोटेक्टर लेंग की आंखों में थोड़ी उम्मीद थी। ठीक है, रणविजय ने सिर हिलाया और उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, रणविजय ने अपना मोबाइल फोन निकाला और छिपे हुए स्पिरिट स्टोन का नंबर चेक किया। ये प्रोफाउंड D16773 था। रणविजय ने नंबर याद कर लिया, अपना मोबाइल फोन नीचे रख दिया और ट्रेजर हाउस के सबसे भीतरी हिस्से में चला गया जहां कांच के दरवाजे वाले छोटे छोटे कमरे थे और वह अंदर की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ड्रैगन भेदी तलवार की कीमत लाखों अंक है, एक स्वर्ग ग्रेड खजाना। मुझे 400,000 अर्जित करने में 5 साल लग गए, फिर भी इसे प्राप्त करने में सक्षम होने से बहुत दूर। रक्षक लेंग ने उत्सुकता से प्रदर्शन मंच पर तलवार को देखा और उसकी लार लगभग निकल गई। हालांकि रणविजय को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कुछ कदम बगल में चला गया और कांच के दरवाजे के बगल में नंबर की जांच करने के लिए 5 तत्वों की भट्टी के पास गया। नंबर स्वर्ग S0009। 5 तत्वों की भट्टी मुझसे भी ज्यादा समय से यहाँ है, लगभग 40 साल से। यह अमृत बनाने और हथियारों को परिष्कृत करने के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया में अमृत मास्टर बहुत कम हैं और उनमें से ज्यादातर स्वर्गीय अमृत संप्रदाय जैसे कुछ प्रसिद्ध संप्रदायों में रह रहे हैं जो मार्शल आर्ट की दुनिया में अमृत और दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ट्रेजर हाउस में सभी अमृत स्वर्गीय अमृत संप्रदाय से आए थे और हर 3 साल में वे नीलामी करेंगे। वे 5 तत्वों की भट्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई समझौता नहीं कर पाए हैं। लेकिन प्रोटेक्टर डू स्वर्गीय अमृत संप्रदाय से है और उसने पहले ही 800,000 अंक अर्जित कर लिए हैं। 1 और साल और उसे यह भट्टी मिल जाएगी। प्रोटेक्टर लेंग ने अपना सिर हिलाया। मम्मा। रणविजय ने कांच का दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया जो लगभग 15 वर्ग मीटर का था। पंचतत्व भट्टी में 5 पैर थे जिनकी ऊंचाई लगभग 1.3 मीटर और व्यास लगभग 70 या 80 सेंटीमीटर था। भट्टी का शरीर गोल था और उसके ऊपर 2 गोले थे। रणविजय ने भट्टी को ध्यान से देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। ये वास्तव में एक कार्यात्मक भट्टी थी जिसे 5 तत्वों के नियम और यिन और यांग के नियम दोनों के अनुसार संचालित किया जा सकता था। इसके अलावा रणविजय ने इसकी सामग्री में 0 पत्थर और जुबान 0 सोना महसूस किया। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे इतनी अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है। 5 तत्वों की भट्टी दिलचस्प है। रणविजय मुस्कुराया। हाँ, लेकिन ये हम में से ज्यादातर लोगों के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, किसी काम की नहीं है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे कैसे चलाया जाता है, प्रोटेक्टर लेंग ने जवाब दिया। चलो कहीं और चलते हैं।
रणविजय ने कांच के दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। उसके पीछे कमरे में स्कैनिंग लाइट चमकी और फिर शांत हो गई। इस बार रणविजय ने लेबल के अनुसार सीधे खोज की और जल्द ही छिपे हुए स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गया। लेबल पर लिखा था एनर्जी स्टोन प्रोफाउंड एन 13479। उसने पत्थर की जांच करने के लिए कांच का दरवाजा खोला। रणविजय ने एक लंबी सांस ली। स्पिरिट के खजाने की खुशबू मनमोहक थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस पत्थर में बहुत ऊर्जा है। इतनी ऊर्जा रणविजय की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, जिससे उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। हालांकि ऊर्जा में बहुत सारी अशुद्धियां थीं, लेकिन युआन किंग ट्री उन्हें खुद ही शुद्ध कर सकता था। इसकी मदद से रणविजय 1 महीने के भीतर युआन किंग फल प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। धमाका! रणविजय ने कांच का दरवाजा बंद कर दिया। उसने वापस जाते समय कार्यसूची का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का फैसला किया था, ताकि कम से कम समय में छिपे हुए स्पिरिट स्टोन को प्राप्त किया जा सके। चलो चलते हैं। रणविजय ने आगे बढ़कर बाहर निकल गया। क्या तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा? तुम्हारे पास 1000 अंक हैं और तुम उन्हें कुछ छोटे खजानों के बदले में बदल सकते हो, प्रोटेक्टर लेंग ने कहा। अभी नहीं, रणविजय ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, 1000 अंकों के बदले में मिलने वाली चीज़ों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक टीम है। तुम एक काम ले सकते हो और उन्हें पूरा करवाकर अपने लिए ज़्यादा अंक कमा सकते हो। प्रोटेक्टर डू के पास 7 अधीनस्थ हैं, इसलिए वह काम करने में बहुत कुशल है और उसके अंक भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टर लेंग ने समझाया। दोनों आदमी ट्रेजर हाउस से बाहर चले गए और उनके पीछे धीरे धीरे गेट बंद हो गया। रणविजय खाली कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में चला गया। अचानक उसने कुछ ही दूर से उकसावे वाली एक आवाज़ सुनी। क्या यह मिस्टर रणविजय नहीं है, नए प्रोटेक्टर? अध्याय 374। रणविजय ने पलट कर देखा तो 5 लोग इस ओर आ रहे थे। नेता लगभग 1.9 मीटर लंबा एक मजबूत आदमी था। उसके पीछे प्रोटेक्टर डू और उसके 3 अधीनस्थ थे। मजबूत आदमी को देखकर प्रोटेक्टर लेंग रुक गया और उनका अभिवादन करने के लिए सिर हिलाया। उसकी आंखों में बेबसी थी। एल्डर होंग। हालांकि एल्डर होंग रणविजय को घूरता रहा और प्रोटेक्टर लेंग को भी नजरअंदाज नहीं किया। नए लोगों पर अत्याचार करने के लिए एल्डर होंग ने उनके चारों ओर क्यूई के अपने अदृश्य क्षेत्र का विस्तार और सुदृढ़ीकरण भी किया। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए रणविजय ने एक कदम पीछे हटकर तुरंत अपने हाथ से मिंगमैन को छाया दिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करने और स्थानांतरित करने के साथ रणविजय ने मिंगमैन को क्यूई के अदृश्य क्षेत्र में घायल होने से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण बनाया। अजनबी के व्यवहार से रणविजय क्रोधित हो गया। अजनबी के क्यूई क्षेत्र का विरोध करते हुए रणविजय को एहसास हुआ कि यह अजनबी प्रोटेक्टर लेंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और निश्चित रूप से वो दाओ ग्रैंड मास्टर के पद पर था। लड़के, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? एल्डर होंग की आंखें चमक रही थीं। प्रोटेक्टर डू और एल्डर होंग के पीछे खड़े दूसरे लोग रणविजय को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। वे न केवल उसकी ताकत का अनुमान लगा रहे थे, बल्कि उसकी बेचैनी पर मुस्कुरा भी रहे थे। वहां एक दर्शक था जिसने मिंगमैन की स्थिति को देखा और एल्डर होंग को मनाना चाहता था, लेकिन एल्डर होंग की स्थिति के कारण उसने आखिरकार हार मान ली और असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। पापा, वह बहुत भयंकर लग रहा है। मिंगमैन ने अपना छोटा सिर पीछे खींचा और रणविजय के सिर पर झुक गई। हालांकि लड़की धीमी आवाज में बोल रही थी, लेकिन अच्छे कान और आंखों वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट उसे साफ सुन सकते थे। शायद उसके सिर में कुछ गड़बड़ है। उसकी चिंता मत करो, रणविजय ने मिंगमैन के छोटे सिर को छुआ और कहा। जिस क्षण उसके मुंह से ये शब्द निकले, दूसरों के होश उड़ गए। रक्षक डू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ध्यान से रणविजय को देखा, जो अभी भी शांत था और उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मास्टर रणविजय था। बहुत कम लोग मजबूत विरोधियों के सामने इस तरह की मानसिकता बनाए रख सकते हैं। रणविजय, एक गहन चरण मास्टर वु दाओ ग्रैंड मास्टर की चुनौती का सामना करने के लिए इतना आत्मविश्वासी कैसे हो सकता है? अगर वह मूर्ख नहीं था तो इसका मतलब था कि उसके पास पर्याप्त ताकत थी। उसे लगा कि रक्षक रणविजय बाद वाला था। हालांकि अगर एल्डर होंग ने लेई त्यानन के आदेश की परवाह किए बिना गुस्से में हमला किया तो क्या होगा? भले ही रणविजय को मार न दिया गया हो, लेकिन उसे विकलांग बनाने के लिए पीटा गया हो, वह केवल अपमान और अपमान को चुपचाप निगल सकता था। दरअसल एल्डर होंग रणविजय को सबक सिखाना चाहते थे। रणविजय को ठंडी निगाह से देखते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम अपनी मौत की सजा पर हस्ताक्षर कर रहे हो? प्रोटेक्टर लेंग ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे मनाने की कोशिश की। शांत हो जाओ एल्डर होंग। प्रोटेक्टर रणविजय पहली बार यहाँ आए हैं और डायरेक्टर लेई ने कहा है कि चले जाओ। एल्डर होंग ने अपनी हथेलियां फैलाईं और प्रोटेक्टर लेंग को जोर से एक तरफ धकेल दिया। रणविजय पर अपनी ठंडी निगाह रखते हुए एल्डर होंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने ये सुना है या नहीं। तुम कभी भी ग्रैंड मास्टर को नीची नज़र से नहीं देखोगे। तुम अभी मुझे उकसा रहे हो। अब जब तुम इतने आश्वस्त हो तो क्या तुम में मुझे चुनौती देने की हिम्मत है? ये सुनकर प्रोटेक्टर डू और प्रोटेक्टर लेंग के चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा लग रहा था कि एल्डर होंग रणविजय को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। क्यों नहीं, रणविजय ने शांति से उत्तर दिया। ओह माय! रक्षक लेंग ने असहायता में अपने दांत भींच लिए। रक्षक डू और उसके आदमियों का रणविजय के प्रति रवैया भी बदल गया।
पहले तो रणविजय का आत्मविश्वास भरा रूप काफी आश्वस्त करने वाला था। अब ऐसा लग रहा था कि वह मूर्ख है, एक मूर्ख जिसने एल्डरहोन को चुनौती देने की हिम्मत की। बस एक गहन अवस्था का साधक। उसे ग्रैंड मास्टर को भड़काने की हिम्मत कहाँ से मिली? जो सहन करना नहीं जानता था वह तो बस एक लापरवाह आदमी था। शुरू में रक्षक लेंग ने रणविजय को एक होनहार साधक माना था, लेकिन अब यह एक अतिशयोक्ति लग रही थी। रक्षक डू ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। हम एल्डरहोन रणविजय के रवैये से हैरान थे। अब आप एक दिन चुन सकते हैं। 10 दिनों में। ठीक है, 10 दिनों में मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलते बोलते एल्डरहोन ट्रेजर हाउस की ओर चल पड़े। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो उनके कदम अचानक रुक गए। रणविजय यांग भावशून्य मास्टर ने बिना पीछे मुड़े कहा, मैं तुम्हें 10 दिनों में नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारी जान कोई और ले लेगा। फिर वे घर में घुस गए। प्रोटेक्टर डू ने कुछ बार रणविजय की ओर देखा। रणविजय की मूर्खता पर टिप्पणी करना न जानते हुए प्रोटेक्टर डू ने अपना सिर हिलाया और बेचारे आदमी को मुस्कुरा दिया। पापा, वह बहुत भयंकर था, मेंग मैंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे नज़रअंदाज करो, क्योंकि उसे दिमाग की समस्या है। चलो वापस चलते हैं। रणविजय मुस्कुराया और लिफ्ट की ओर चल पड़ा। प्रोटेक्टर रणविजय, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रोटेक्टर लेंग ने आह भरी। रणविजय ने उसे देखा और पूछा, उसके और प्रोटेक्टर हे के बीच क्या रिश्ता है? आप उनके रिश्ते को जानते हैं? प्रोटेक्टर लेंग ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उसने सच का अंदाजा लगा लिया था। माउंट युनडिंग पर लड़ाई से लेकर ड्रैगन ट्रायम्फ क्लब की घटना तक ये स्पष्ट था कि गुचुवानलों के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए ये प्रोटेक्टर ही था जो एल्डरहोन से संबंधित था। कोई निराधार दुश्मनी नहीं थी। एल्डरहोन की नज़रों से रणविजय को पता था कि वह बदला लेने के लिए आ रहा है। उस मामले में वादे और इनकार के बीच कोई अंतर नहीं था। प्रोटेक्टर लेंग ने कुछ देर सोचा और फिर आगे कहा, बड़े हॉन का नाम होंग युआन है और वह उसी संप्रदाय के ही युनफेई का भाई है। उसका गुरु हाउ किंगटियन है, जो एक भयानक वू दाओ ग्रैंड मास्टर है जिसने ही युनफेई को गोद लिया था। हे किंगटियन 10 साल पहले ग्रैंड मास्टर मध्य चरण में आगे बढ़ा और 1 साल पहले एक और बंद दरवाजे की साधना शुरू की। ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। मुझे डर है कि अगर वह इस बार सफल होता है तो भी निर्देशक लेई उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हालांकि ये युनफेई हाउ किंगटियन के करीब नहीं है, ये सम्मान बचाने का मामला है और आपको बेहतर होगा। सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। इसके अलावा निर्देशक लेई ने श्री हॉन को आपसे निजी तौर पर निपटने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया, अन्यथा वह आपको कुछ परेशान करने के लिए आ सकता था, रक्षक लेंग ने कहा। मैं समझ गया। रणविजय ने सिर हिलाया। एल्डरहोन 3 साल पहले वो दाओ ग्रैंड मास्टर के पद पर पहुंचे थे और उनकी खासियत हथेली से गोली चलाना है। इसके अलावा एक सख्त रक्षात्मक साधक के रूप में वह शरीर साधना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और लगभग अजेय हैं। अब जबकि प्रोफाउंड ग्रेड हथियार भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो आपके जीतने का मौका कम है। प्रोटेक्टर लेंग ने आह भरी। मेरे अपने तरीके हैं, रणविजय ने लिफ्ट में कदम रखते ही जवाब दिया। पापा, क्या वे बुरे लोग हैं? मेंग मैंग ने लिफ्ट में फुसफुसाया। हाँ, कुछ पहलुओं में। प्रोटेक्टर लेंग को चतुर लड़की इतनी पसंद आई कि उसने स्वेच्छा से उसके सवाल का जवाब दिया। मेरे पापा बुरे लोगों से नहीं डरते। वह इतने अच्छे हैं कि वह बुरे लोगों को इस तरह से मार सकते हैं। मेंग मैंग ने अपनी मुट्ठियों से हवा में अदृश्य रेखाचित्र बनाते हुए कहा। ठीक है, ठीक है। प्रोटेक्टर लेंग ने अपना सिर हिलाया। मेंग मैंग के शब्दों और व्यवहार ने रणविजय को खुश कर दिया। लिफ्ट जल्द ही पहली मंजिल पर पहुंच गई और रणविजय सीधे बाहर चला गया। प्रोटेक्टर लेंग ने रणविजय की पीठ को देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर लेई त्यानन का नंबर डायल किया। डायरेक्टर लेई। जैसे ही प्रोटेक्टर रणविजय पहुंचे, एल्डरहोन उनकी गलती खोजने के लिए यहां आए और प्रोटेक्टर रणविजय 10 दिनों में एल्डरहोन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हो गए। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मेंग मैन को अपनी बाहों में पकड़े हुए रणविजय हॉल में गए और इमारत से बाहर निकल गए। हॉस्टेल लड़की ने उन्हें एक सौम्य मुस्कान के साथ विदा किया। पांडा कार में बैठने के बाद रणविजय ने एक नंबर डायल किया। जुयोंग, अच्छी गुणवत्ता वाले कुछ जेडाइट और जेड खरीदें। मात्रा के लिए आपका बजट 200 मिलियन युआन है। पफ। रणविजय को एक साधारण आत्मा मार्गदर्शक गठन के बजाय एक स्वर्गीय आत्मा सभा गठन को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे जेड की आवश्यकता थी। 200 मिलियन युआन के साथ वह बहुत सारा जेड खरीद सकता था और जो बचा था उसे संग्रहित किया जा सकता था और आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता था। रणविजय द्वारा आविष्कृत लुप्त आत्मा एकत्रीकरण संरचना के एक उन्नत संस्करण के रूप में स्वर्गीय आत्मा एकत्रीकरण संरचना पुराने संस्करण के विपरीत अपने आसपास की हर चीज की ऊर्जा को नष्ट किए बिना अवशोषित कर सकती थी। चूंकि थंडर यान का पेड़ माउंट न्यू मून पर था, इसलिए वहां की सुखद महक वाली घास भी ऊर्जा से भरी हुई थी और थोड़ी सी ऊर्जा लेने से भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। छिपे हुए स्पिरिट स्टोन और स्वर्गीय आत्मा एकत्रीकरण संरचना की मदद से रणविजय को 5 से 7 दिनों के भीतर युआन किंग फल मिल जाएगा। इसलिए रणविजय को अगले 3 दिनों में कार्यों के माध्यम से पर्याप्त अंक अर्जित करने थे। इस बारे में सोचने के बाद रणविजय ने पहले रेस्तरां में वापस जाने और फिर योजना बनाने का फैसला किया। इसलिए रणविजय ने न्यू मून बे की ओर तेजी से गाड़ी चलाई।
उसी समय सुरक्षा प्रशासन भवन की 29वीं मंजिल पर लेई तियानन के दूसरे कार्यालय में प्रोटेक्टर लेंग डेस्क के सामने खड़े होकर लेई तियानन को बता रहे थे कि क्या हुआ था। लेई तियानन बिना किसी चेहरे के भाव के डेस्क पर बैठे थे। उनके हाथ में एक अंगूठे के आकार की अभिकर्मक बोतल थी जिसमें हल्के नीले रंग का तरल पदार्थ था। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? लेई तियानन ने अपने हाथ में अभिकर्मक ट्यूब को थोड़ा हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता। प्रोटेक्टर लेंग ने तरल को देखा और अपना सिर हिलाया। ये यान किंग वाटर है, लेई तियानन ने धीरे से कहा। प्रोटेक्टर रणविजय ने मुझे इसका नाम बताया। ये हमारी आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने, शारीरिक शक्ति को बहाल करने और शरीर को मजबूत बनाने में हमारी मदद कर सकता है। जबकि परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि यह एक गहन श्रेणी का खजाना है। इसे व्यापक रूप से पृथ्वी चरण के रूप में महत्व दिया जाता है। और प्रोटेक्टर रणविजय में बहुत अधिक यान किंग वाटर था। अच्छा निर्देशक, आपका क्या मतलब है? प्रोटेक्टर लेंग उलझन में था। मेरा मतलब है रणविजय एक प्रतिभा है। लेई तियानन ने प्रोटेक्टर लेंग के मन को शांत करने के लिए इशारा किया। एल्डर होन को यहाँ आने के लिए कहो। हाँ। प्रोटेक्टर लेंग उलझन में चला गया। लेई तियानन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने यान किंग वाटर को वापस दराज में रख दिया। वह जानता था कि इस खजाने की मदद से शरीर की खेती की विधि के साथ वे लगातार मार्शल कलाकारों की खेती कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और सेना क्लाउड सोल के लिए बेहद फायदेमंद था। इसके तुरंत बाद होंग युआन अंदर आया और कहा, निर्देशक लेई, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं? अच्छा, मैंने सुना है कि आप और प्रोटेक्टर रणविजय के बीच 10 दिनों में एक प्रतियोगिता है, लेई तियानन ने सीधे कहा। हाँ, वह लड़का इसके लिए पूछ रहा है, होंग युआन ने जवाब दिया। बस एक प्रतियोगिता, मैं उसे चोटिल होते नहीं देखना चाहता। लेई तियानन ने होंग युआन को घूरते हुए धीरे से कहा, क्या तुम समझ रहे हो? निर्देशक लेई, तुम उसके प्रति बहुत पक्षपाती हो। होंग युआन का चेहरा काला पड़ गया। तुम ऐसा सोच सकते हो? निर्देशक लेई, ईमानदारी से कहूं तो हाउ किंगटियन निश्चित रूप से उस लड़के को मार देगा जब वह बंद दरवाजे की साधना पूरी कर लेगा, और तुम मेरे गुरु को रोकने में असमर्थ हो। तो तुम खुद को अपमानित क्यों करने जा रहे हो? होंग युआन ने उसे चेतावनी दी। लेई तियानन ने भौहें सिकोड़ी। लेई तियानन ने अपने ग्रैंड मास्टर मिडिल स्टेज क्यूई को अदृश्य भयानक तरंगों का निर्माण करने के लिए जारी किया, जिससे होंग युआन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। याद है मैंने अभी क्या कहा? लेई तियानन ने धीरे से कहा। हाँ, होंग युआन ने जवाब दिया, निर्देशक की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। 5 सेकंड बाद लेई तियानन ने अपनी क्यूई वापस ली और उसे आदेश दिया, तुम जा सकते हो। होंग युआन ने निर्देशक लेई की ओर देखा, पलटा और कार्यालय से बाहर निकल गया। उसका पीला चेहरा जल्द ही काला पड़ गया। मैं यह नहीं कर सकता, मुझे ये करना ही होगा। होंग युआन लेई तियानन के रवैये से क्रोधित था। लेई तियानन को भी एहसास हुआ कि वह होंग युआन का मन नहीं बदल सकता। बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद उसने आखिरकार आह भरी और बड़बड़ाया, मैं खुद वहां जाऊंगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी थी, कोई संप्रदाय नहीं। आखिरकार राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में अन्य बलों से संबंधित कई लोग थे और वह एक निर्देशक के रूप में सब कुछ नियंत्रण में नहीं रख सकता था। लेकिन अगर वह मेरी बातों को अनदेखा करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मध्य चरण और प्रारंभिक चरण के बीच का अंतर दिखाऊंगा। ... जब पिता और बेटी वापस रेस्टोरेंट में गए, पहली मंजिल पर सोफे पर बैठने के बाद जब मिंगमैंग ने कार्टून देखना शुरू किया तो रणविजय ने अपना मोबाइल फोन निकाला और टास्क हॉल पर क्लिक किया। कार्य, लियू बियाओ को पकड़ो, 13,000 अंक। परिचय, लियू बियाओ एक अर्थ स्टेज मास्टर जो अपनी अजीब शारीरिक हरकतों और रूपांतरण के लिए जाना जाता है। उसे 1 महीने पहले लांजोऊ में देखा गया था। आवश्यकता, उसे जीवित पकड़ो। कई तस्वीरें संलग्न थीं। कई कार्य चाहने वालों को पॉइंट बोनस के बावजूद रूपांतरण द्वारा रोक दिया गया था। कार्य, मुरामासा कोजान की हत्या करें। स्कोर, 5,800 अंक। परिचय, मुरामासा कोजान एक गहन चरण मास्टर और मुरामासा परिवार का एक बुजुर्ग है और वह स्पिरिट तलवारबाजी में अच्छा है। रणविजय ने संलग्न जानकारी की जांच नहीं की क्योंकि उसके पास समय नहीं था हत्या के लिए जापान जाना। उन्होंने निम्नलिखित कार्यों की जांच जारी रखी। कार्य, लोंगचेंग जिले के उत्तर में यांगलानशान क्षेत्र में दफनाने के लिए उपयुक्त स्थान खोजें। स्कोर, 900 अंक। परिचय, फैंग परिवार के बड़े फैंग के लिए दफनाने की जगह खोजें। आवश्यकता, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं को प्राथमिकता दें। विभिन्न प्रकार के और अलग अलग पॉइंट बोनस वाले बहुत सारे कार्य थे। रणविजय उपयुक्त कार्य की तलाश में स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते रहे। उपयुक्त कार्य पाने में रणविजय को आधे घंटे से ज्यादा का समय लगा। कार्य, श्रीबाई को बचाना। स्कोर, 1,500। परिचय, श्रीबाई चुवान एक दिन व्यापार के लिए लिडोंग द्वीप गए और उन्हें पकड़ लिया गया और स्थानीय गिरोह डार्क वुल्फ ने उनकी आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया। आवश्यकता, श्रीबाई को सुरक्षित वापस लाना। रणविजय ने इसे देखा और सोचा कि यह काफी उपयुक्त है। उनके मूल 1,000 अंक और 1,500 अंक छिपे हुए स्पिरिट स्टोन के बदले में पर्याप्त होंगे। इसलिए रणविजय ने विशिष्ट पृष्ठ में प्रवेश करने के लिए कार्य पर क्लिक किया। विस्तृत जानकारी, लिडोंग द्वीप के बाई चुवान और फैंग शिहुआन के बीच दुश्मनी थी। इसलिए डार्क वुल्फ शायद पृथ्वी चरण के जादू के मास्टर फैंग शिहुआ के वापस आने और बाई चुवान से निपटने का इंतजार कर रहा है, जिसकी पुष्टि बाई चुवान की बेटी ने की थी।
कार्य 3 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। आवेदक टीम 1 डोंग फेई। टीम के सदस्य हाओ तियान, लियू मियाओ। टीम 2 रणविजय ने सूची पर सरसरी नजर डाली और पाया कि कई लोग थे जिन्होंने टीमों में कार्य लिया था। कुल 4 टीमें थीं जिनमें अधिकतम 15 सदस्य और न्यूनतम 5 सदस्य थे। रणविजय ने देखा कि 5 लोगों की टीम का नेता एक पर्यवेक्षक था, जिसका मतलब था कि वह गहन चरण में था। मिशन कल जारी किया गया था और उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए थे। रणविजय ने इसके बारे में सोचने के बाद सीधे कार्य स्वीकार करें बटन पर क्लिक किया और स्क्रीन पर एक संकेत पॉपअप हुआ जो ये दर्शाता है कि कार्य की पुष्टि करनी है या नहीं। हाँ नहीं। उसने हाँ पर क्लिक किया। स्विश, एक पल में रणविजय का नाम टास्क लिस्ट में दिखाई दिया। टीम 5 रणविजय यांग। नई टीम में सिर्फ एक व्यक्ति था जिसके नाम के बाद एक आइकन था जो दर्शाता था कि वह एक रक्षक था। टास्क मिलने के बाद रणविजय ने जू योन को फोन किया। नमस्ते, कुछ तैयारी करो, चलो दोपहर 1 बजे टास्क के लिए बाहर चलते हैं। कौन सा टास्क? लीडोंग द्वीप में किसी को बचाना। ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। रुको, प्रशिक्षक लियू हमारे साथ जाना चाहते हैं और अपने आदमियों को प्रशिक्षित करने का अवसर लेना चाहते हैं। जरूर। जब रणविजय ने फोन रखा तब सुबह 11:30 बजे थे और वह दोपहर का खाना बनाने लगा। दोपहर 12:40 बजे लंच के बाद उसे जू योन का फोन आया। फिर रणविजय ने मिंगमैन को सफ़ेद शॉर्ट स्लीव्स, पतला कोट, जीन्स और स्नीकर्स पहनाए, साथ ही एक छोटी नीली टोपी भी पहनाई। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? मिंगमैन ने उत्सुकता से पूछा। विमान लेने के लिए। रणविजय मुस्कुराया। बड़ा पक्षी ले लो। क्या हम मामा को खोजने जा रहे हैं? हम एक छोटे से द्वीप पर जा रहे हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो। मिंगमैन को इसमें दिलचस्पी थी। जब रणविजय मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर नीचे गया तो उसने देखा कि 2 सदस्य दरवाजे पर पार्किंग स्थल के सामने इंतजार कर रहे थे। जब वह बाहर गया तो उनमें से एक ने सिर हिलाया और कहा, बॉस, मैं यहाँ रहूंगा और रेस्तरां की रखवाली करूंगा। वह आपको वहां ले जाएगा। जरूर। रणविजय और मिंगमैन मर्सिडीज में सवार हुए और सीधे माउंट न्यू मून की दिशा में चले गए। पहाड़ की समतल सतह पर 4 सशस्त्र हेलीकॉप्टर और हम्मर और मर्सिडीज का एक समूह था। लगभग 80 लोग कई पंक्तियों में खड़े थे। एक समूह वुल्फहेड डिटैचमेंट का था जिसका नेतृत्व प्रशिक्षक लियू कर रहे थे और दूसरा जू योंग के नेतृत्व में सभी सुरक्षाकर्मी थे। इस बार जू योंग और अन्य सुरक्षाकर्मी भी सैन्य वर्दी पहने हुए थे। उनके पास बेहतरीन हथियार और सभ्य रूप रंग था। बॉस, प्रशिक्षक लियू ने रणविजय को कार से उतरते देखा तो वे वहां आ गए। हम आधे दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो इस बार बाहर चलते हैं और आपको वुल्फहेड डिटैचमेंट के प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं। प्रशिक्षक लियू उत्साहित थे, बहुत उत्साहित। इतने लंबे समय से अपने लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद वे लंबे समय से वास्तविक युद्ध चाहते थे। ठीक है, मुझे दिखाओ। रणविजय मुस्कुराए। लिडोंग द्वीप मलय और न्याला के जंक्शन पर एक छोटा सा द्वीप है जो न्याला का है। हमें खुले समुद्र से द्वीप के किनारे तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगेगा और फिर हम सीधे लिडोंग द्वीप में प्रवेश कर सकते हैं, प्रशिक्षक लियू ने कहा। क्या हम सीधे वहां जा सकते हैं? क्या न्याला को इसकी परवाह नहीं है? रणविजय ने जिज्ञासा से पूछा। प्रशिक्षक लियू की व्यवस्था बहुत आसान लग रही थी। चाहे न्याला को इसकी परवाह हो या न हो, तब तक हम मिस्टर बाई को ले जा चुके होंगे। इसके अलावा लिडोंग द्वीप के स्वामित्व को लेकर विवाद हो गया है जिसने इसे अराजकता में डाल दिया है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। प्रशिक्षक लियू ने रणविजय को आश्वस्त करने के लिए अपना हाथ हिलाया। चलो चलते हैं। कृपया हेलीकॉप्टर में चढ़ें, बॉस और प्यारी छोटी राजकुमारी मिंगमैन। प्रशिक्षक लियू ने उन्हें एक बड़ी मुस्कान दिखाई। इसमें चढ़ें और ऊंची उड़ान भरें। मिंगमैन ने खुशी मनाई। प्रशिक्षक लियू ने पहले हेलीकॉप्टर की ओर मार्ग दिखाया और दूसरों को इशारे किए और फिर 80 से अधिक लोगों का समूह व्यवस्थित तरीके से हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। जूम जूम जूम। हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर तेजी से उड़ान भरते ही घूमने लगा और सीधे समुद्र की ओर उड़ गया। 4 हेलीकॉप्टरों के साथ बचाव दल काफी पेशेवर दिख रहा था। इस बीच डार्क वुल्फ का मुख्यालय लिडोंग द्वीप पर एक पहाड़ की तलहटी में स्थित था। यह बाहर की तरफ बाढ़ और अंदर कई घरों वाला एक साधारण आधार जैसा लग रहा था। इस समय मुख्यालय के बगल के पहाड़ों में पर्यवेक्षक डोंग फेई और उनके 4 आदमी छोटे लेकिन कठिन अखरोट को तोड़ रहे थे। मुझे नहीं लगता था कि मैं जिस काम को बिना किसी कठिनाई के पूरा कर सकता हूं, उसके लिए इतनी परेशानी होगी, डोंग फेई ने शिकायत की। वे सभी थोड़े परेशान थे। पीछे बैठे किसी व्यक्ति के पैर में चोट भी थी और उसने पट्टी बांधी हुई थी। मुख्यालय में एक प्रोफाउंड स्टेज मास्टर, 5 पीक स्ट्रेंथ मास्टर और दर्जनों इन्वर्ट स्ट्रेंथ मास्टर हैं और हमारे लिए इसे जीतना असंभव है। आखिरकार हम सभी इन्वर्ट स्ट्रेंथ स्टेज पर हैं, सिवाय भाई डोंग के, घायल व्यक्ति ने कहा। लेकिन हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। क्या आपने आहलू की टीम से संपर्क किया है? प्रोटेक्टर रणविजय को आज सुबह ही टास्क मिला है और अगर हम इसे और आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास मौका भी नहीं होगा। आहलू की टीम में दर्जनों लोग हैं और हम इसे एक साथ आजमा सकते हैं। इस तरह टास्क पूरा करने के बाद हर कोई 100 अंक प्राप्त कर सकता है, डोंग फी ने कहा। मैंने पहले ही उनसे संपर्क कर लिया है।
वे तैयारी कर रहे हैं और लगभग 1 घंटे में यहाँ आ जाएंगे, टीम के एक अन्य सदस्य ने कहा। ठीक है, चलो उनका इंतजार करते हैं। डोंगफी द्वीप के किसी हिस्से को देखने के लिए रुक गया। क्या हुआ? दूसरी 2 टीमें भी एक हो गई हैं। जब उन्होंने नीचे देखा तो 30 लोगों का एक समूह नीचे की ओर बेस की ओर भागता हुआ दिखाई दिया। अध्याय 375। डोंगफी और उसके आदमियों की निगाहों के सामने 30 से ज्यादा लोगों की टीम पहाड़ की ढलान से नीचे की तरफ बेस पर पहुंची और बेस के बीच में दूसरी मंजिल पर निशाना साधा। बेस के चारों ओर की बाड़ उनके लिए मुश्किल नहीं थी और लगभग सभी ने हल्की छलांग लगाकर उसे पार कर लिया। हालांकि डार्क वुल्फ के गिरोह के सदस्यों ने भी बहुत तेजी से जवाब दिया और बेस के आसपास के कई घरों से 50 से ज्यादा लोग बाहर निकल आए। एक उलझी हुई लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही दोनों सेनाएं करीब पहुंची, वे पागलपन की हद तक लड़ने लगीं। 30 से ज्यादा लोगों की टीम बढ़त में थी और लगातार अपने युद्ध के मैदान को छोटा कर रही थी। उनके दुश्मन भी सभी मार्शल आर्टिस्ट थे। यह महसूस करते हुए कि वे नुकसान में थे, वे समय रहते पीछे हट गए और सीधे हमले का सामना करने के बजाय भटकते हुए लड़ने लगे। भीषण लड़ाई से जमीन पर धूल उड़ रही थी। 3 मिनट बाद 30 से ज्यादा लोगों की टीम 1/3 रास्ता तय कर चुकी थी। लग रहा था कि वे जल्द ही 2 मंजिला इमारत तक पहुंच जाएंगे। हालांकि 10 से ज्यादा लोग इमारत से बाहर भागे। नेता एक तेज रफ्तार वाला अश्वेत व्यक्ति था जो अपने दुश्मनों पर झपट पड़ा और एक पल में उनमें से 4 को नीचे गिरा दिया, ये दिखाते हुए कि वह एक गहन अवस्था के गुरु की तरह ताकतवर था। गुरु के खिलाफ लड़ने की हिम्मत न करते हुए घायल व्यक्ति दर्द सहते हुए जल्दी से पीछे हट गया। वह श्वेत व्यक्ति दर्द की चीखें छोड़ते हुए भीड़ में घुस गया। 1 मिनट बाद 30 से ज्यादा लोगों की टीम जैसे आई थी वैसे ही ज्वार की तरह पीछे हट गई। इस समय एक तरफ बंदूकों के साथ खड़े 1 दर्जन लोगों ने पीछे हटती भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। हालांकि वे फुर्तीले थे, लेकिन उनमें से 7 या 8 जल्द ही गिर गए और उनके साथियों ने उन्हें जंगल में घसीट लिया। इस तरह से हमले का आसानी से विरोध किया जा सकता था और हमलावर को बहुत नुकसान होगा। भाई डोंग, क्या हम इसे बाद में कर सकते हैं? नीचे मजबूत रक्षात्मक लोग हैं, किसी ने चिंतित होकर पूछा। जब हम आहलू की टीम के साथ मिलेंगे तो हमारी सफलता की संभावना लगभग 70% होगी। मैं ब्लैक मास्टर से निपटूंगा और आप, आहलू और अन्य लोग उसके आदमियों से निपट सकते हैं। जब तक हम इन मार्शल कलाकारों को हरा देते हैं, दूसरी मंजिल में घुस जाते हैं और मिस्टर बाई को ढूंढ लेते हैं, हम पीछे हट सकते हैं। डोंगफी ने अपनी योजना पर विचार करते हुए उत्तर दिया। आहलू का इंतजार करते हैं, उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा। 1 मिनट के बाद पीछे एक छोटे बालों वाला आदमी अचानक अपने मोबाइल फोन के साथ घुस आया। भाई डोंग, वे 2 टीमें अभी अभी द्वीप से निकली हैं। उनमें से 7 गंभीर रूप से घायल हो गए थे, 10 मामूली रूप से घायल हो गए थे और वे अब लड़ने में सक्षम नहीं थे। काश, डोंगफी ने आह भरी। उन्होंने सोचा था कि इस तरह का टीम टास्क बहुत आसान होगा और हर कोई 300 अंक प्राप्त कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से यह इतना कठिन लग रहा था। 1 घंटे से अधिक समय बाद 10 लोगों की एक पंक्ति उनके पीछे से तेजी से दौड़ती हुई आई। मास्टर डोंग, आहलू और उसके आदमियों ने उनका अभिवादन किया। अच्छा, क्या आप तैयार हैं? डोंगफी खड़ा हुआ और अपने आदमियों की ओर देखा। हाँ, चलो चलते हैं। डोंगफी की आंखों में लड़ने और टास्क पूरा करने की उत्सुकता जल रही थी। नीचे बेस पर एक और नजर डालते हुए उसने आदेश दिया, जंगल के रास्ते पूर्व की ओर। वह नीचे भागा और 15 लोगों के एक समूह को 1 मिनट के लिए पहाड़ की तलहटी में जंगल के किनारे ले गया, जैसे शिकार के लिए तैयार भेड़ियों का एक समूह। जाओ। जंगल के किनारे पर डोंगफी ने एक आदेश दिया और सबसे पहले बाहर निकल गया। उसके पीछे की भीड़ बाहर निकल गई। इस बार उन्होंने अपेक्षाकृत कमजोर रक्षा को तोड़ने के लिए चुना, इसलिए दुश्मन ने तब तक वापस लड़ना शुरू नहीं किया जब तक कि वे बाढ़ को पार नहीं कर गए और 5वां रास्ता नहीं तय कर लिया। दुश्मन घरों से बाहर निकल आए। उनमें से एक काला मास्टर था। जब उसने आक्रमणकारियों को देखा तो वह दहाड़ उठा, आगे बढ़ा और अपनी दाहिनी मुट्ठी से ग्रे रंग के आदमी को कुचलने वाला था। जाहिर है, अगर इस मुक्का से बचा नहीं जा सका तो ग्रे रंग का आदमी गंभीर चोट के कारण अनिवार्य रूप से लड़ने की क्षमता खो देगा। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूँ। डोंगफी ने अभी अभी एक दुश्मन को लात मारी थी। ये देखकर वह तुरंत मुड़ा और काले आदमी से लड़ने के लिए ग्रे रंग के उस टीम के सदस्य की ओर बढ़ा। तभी डोंगफी को लगा कि काले आदमी में वास्तव में उससे ज्यादा ताकत है, इसलिए युद्ध की स्थिति गतिरोध में आ गई। हालांकि डोंगफी को छोड़कर अन्य टीम के सदस्यों की ताकत दुश्मन की तुलना में अधिक थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी और जाहिर है कि यह एक कठिन लड़ाई थी। कुछ चालों के बाद डोंगफी ने अचानक अवसर का लाभ उठाया और अपने छोटे ब्लेड को बगल से काले मालिक के कंधे में घुसा दिया। जब उसे लगा कि वह जीतने जा रहा है, जूम, अचानक उसके सिर में दर्द हुआ जैसे कि उसके दिमाग में सुनामी आ गई हो। उसके बाद 1 सेकंड के लिए चक्कर आया। जब उसे होश आया तो उसकी आंखें ठंडी रोशनी की चमक से लगभग चोटिल हो गई थीं। नहीं, डोंगफी ने काले आदमी के खंजर को किनारे कर दिया, लेकिन वह अगले लात को चकमा देने में असमर्थ था। डोंगफी को पेट में लात लगी और वह 5 या 6 मीटर पीछे हट गया। क्या हुआ? डोंगफी चौंक गया। उसने चारों ओर देखा और आखिरकार पाया कि युद्ध के मैदान के पीछे शंख जैसी कोई चीज लिए एक काला आदमी था। एक साइकोकाइनेसिस मास्टर।
पीछे मुड़ते हुए उसने पाया कि उसके पीले साथियों को भी अभी अभी साइकोकाइनेसिस हमले का सामना करना पड़ा था। कितना भयानक! पीछे हटो! डोंग फी ने दहाड़ लगाई। उसके आदमियों को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वे पीछे हटने लगे। ब्लैक मास्टर ने अपनी विजयी खोज जारी रखने के लिए नेतृत्व किया। जब डोंग फी और उसके आदमी बार से बाहर भागने वाले थे, जूम जूम जूम, उनके दिमाग में फिर से पीड़ादायक आवाज़ गूंजी। वे धीमे हो गए और जल्द ही दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया। हम खत्म हो गए, डोंग फी ने निराशा में देखा क्योंकि ब्लैक मास्टर दौड़ता हुआ आया। वह साइकोकाइनेसिस मास्टर लगातार उनकी युद्ध प्रभावशीलता को प्रभावित कर रहा था और आज उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या वे सभी यहाँ मरने वाले थे? डोंग फी ने अपना मन बनाया और दुश्मन के हमले का जवाब दिया। धमाका! कुछ ही चालों के बाद उससे सीने में मुक्का लगा। वह 5 मीटर पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके दिमाग में चक्कर आ रहा था और हाथ पैर कमजोर हो रहे थे। अब वह ब्लैक मास्टर की तरफ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ब्लैक मास्टर एक क्रूर मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। डोंग फी का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही ब्लैक मास्टर ने एक कदम आगे बढ़ाया, धमाका धमाका, हेलीकॉप्टर के तेज गति वाले प्रोपेलर से आवाज आई। उन्होंने इधर उधर देखा और पहाड़ के पीछे से 4 हथियारबंद हेलीकॉप्टर आते हुए देखे। ये देखकर कई दुश्मन रुक गए और अविश्वास में आसमान की ओर देखते हुए एक के बाद एक पीछे हट गए। 10 से ज्यादा लोगों ने तो अपनी बंदूकें निकाल ली और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए हेलीकॉप्टरों पर निशाना साधा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें अपनी बंदूकें जमीन पर फेंकने और अपने हाथ ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। सबकी निगाहों के सामने अग्रणी हेलीकॉप्टर में से किसी ने स्थानीय बोली में कहा, अपने सिर पर हाथ रखो। उसी समय चारों हेलीकॉप्टरों के नीचे के हथियार सामने आ गए और वे सभी भयानक वारहेद थे। अगर उन्हें निकाल दिया जाता तो बेस नष्ट हो जाता। सुदृढ़ीकरण। डोंग फी ने हेलीकॉप्टरों पर बने डिजाइन को देखा और बहुत खुश हुआ। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे बेस के पास पहुंचे और सामने 10 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर चक्कर लगाने लगे। हर हेलीकॉप्टर ने एक रस्सी गिराई। एक एक करके हथियारबंद लोग रस्सी से नीचे उतरे और तेजी से आगे बढ़े, जिससे डोंग फी और उसके लोग चौंक गए। इसके तुरंत बाद 80 से ज्यादा लोग नीचे उतरे। सभी ने अपनी बंदूकें उठाईं और बेस में मौजूद दुश्मनों की ओर इशारा किया। अंत में सभी की नजरों के सामने एक आदमी एक बच्चे को पकड़े हुए नीचे कूद गया और जमीन पर गिर गया। उसने आसपास की तरफ देखा, हल्के से हाथ हिलाया और 2 शब्द कहे, उन्हें हटाओ। धातु की तेज आवाज के बीच 80 से ज्यादा लोग तुरंत तितर-बितर हो गए और अलग अलग कोनों से एक विशाल लहर की तरह दौड़ पड़े। हेलीकॉप्टरों पर लगे अद्भुत वारहेड और उनके सामने अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों ने ब्लैक मास्टर्स और अन्य लोगों को अपना प्रतिरोध छोड़ने और अपने हाथ ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। अब लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। डोंग फी और उसके आदमियों की नजरें रणविजय पर टिकी थीं। क्या वह रक्षक रणविजय है? वह वही है जो बच्चे को शांति से पकड़े हुए है। ओह, क्या स्थिति है! ये सुनकर कुछ लोग चौंक गए, जैसा कि हो सकता था। डोंग फी थोड़ा अकड़ गया और उसने बड़बड़ाया, वह यहाँ कार्य करने के लिए नहीं आया है। वह यहाँ इंस्टेंस जोन का आनंद लेने के लिए आया है। ये कार्य, जो उनकी नज़र में कठिन था, इतनी आसानी से पूरा हो गया। समूह टीमों में आया। जबकि कुछ टीमें ब्लैक मास्टर और उसके आदमियों को पकड़ने में कामयाब रहीं, कुछ टीमें सीधे बेस में घुस गईं। लगभग 3 मिनट बाद बेज सूट में श्रीबाई को बाहर निकाला गया। वह बेहोश था और काफी अव्यवस्थित दिख रहा था। जब हेलीकॉप्टर उतरे तो हर कोई बारी बारी से उनमें चढ़ने लगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए डोंग फी और उसके लोग जंगल की तरफ चले गए। उन्होंने हेलीकॉप्टरों को धीरे धीरे जाते देखा। 5 मिनट से भी कम समय में कार्य पूरा हो गया। डोंग फी और अन्य लोग ईर्ष्यालु थे। इन कार्यों की सरलता ने भी रणविजय को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या 1000 से अधिक अंकों का कार्य इतना सरल है? उन 10 लाख अंकों को पूरा करने में बहुत समय नहीं लगना चाहिए, है न? रणविजय सोच रहा था, तभी उससे 1 मीटर दूर बाईचुवान हिल गया। आह आह आह! बाईचुवान का सिर अचानक उठा। उसका भाव भयंकर था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें चौड़ी और गोल थीं, जिससे एक भयभीत भाव बन रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें एक काले कोहरे से घिरी हुई थीं, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी डरावनी फिल्म में हों। इससे रणविजय रुक गया। ये पता चला, यह इतना आसान नहीं था। अपने बाएं हाथ से मिंगमैन की आंखों को ढकते हुए रणविजय ने अपने शरीर को आगे बढ़ाया, अपनी दाहिनी तर्जनी से आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न की और बाईचुवान के माथे, फिल्ट्रम और चेहरे के दोनों किनारों को कुछ बार छुआ। अगर यहाँ कोई ऊर्जा संवेदक होता तो वह निश्चित रूप से पाता कि बाईचुवान के चेहरे पर एक काला कोहरा छाया हुआ था। लेकिन रणविजय की उंगलियां काले कोहरे में तारों की रोशनी बनाने के लिए फैल गईं। आखिरकार रणविजय की उंगलियां बाईचुवान की नाक के ऊपर और उसकी भौहों के बीच में उतरा। आत्मा को शांत करो। स्विश! रैखिक तारा प्रकाश एक संरचना में जुड़ गया, जिसने तुरंत काले कोहरे को पीछे धकेल दिया। उसी समय फैंग शिहुआन, जो लिडोंग द्वीप पर एक विला में ध्यान कर रहा था, ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आओ और मेरे लिए एक वेदी तैयार करो, मैं मंत्र पढ़ूंगा। ... हेलीकॉप्टर में रणविजय को भी इस कार्य की कठिनाई का पता चल गया। यदि वह बाईचुवान को सुरक्षित वापस ले जाना चाहता था तो उसे कास्टर फैंग को हराना पड़ सकता था।
जाहिर है बाईचुआन को श्राप लगा था। इस तरह के श्राप को दूर करना मुश्किल था। भले ही डोंगफी और उसकी टीम बाईचुआन को बचाने में सफल हो जाती, लेकिन देर सवेर उसे उसकी जान बचाने के लिए वापस भेजना ही पड़ता। रणविजय की नज़र में यह एक मजाक था, लेकिन अब कुछ भी उपलब्ध नहीं था। रणविजय की मौजूदा ताकत के साथ वह केवल अस्थायी रूप से ही श्राप को दबा सकता था। रणविजय के उपचार के बाद बाईचुआन की आंखें सामान्य हो गईं। हालांकि वह निस्तेज था, उसने चारों ओर देखा और पाया कि बचाव करने वाले सभी सैनिक थे, जिससे वह उत्साहित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बाईचुआन ने धीरे से कहा। आपका स्वागत है, यही हमें करना चाहिए, प्रशिक्षक लियू ने आदतन कहा। और फिर एक मुस्कान के साथ उन्होंने रणविजय की ओर इशारा किया और कहा, आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप उसे जनरल रणविजय कह सकते हैं। जनरल, बाईचुआन उलझन में था, फिर भी भावुक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सरकार उसे बचाने के लिए एक जनरल भेजेगी। इसके बारे में सोचने के बाद बाईचुआन ने धीरे से अपना हाथ उठाया, उसे अपने मुंह में डाला, एक नकली दांत निकाला और कमजोरी से कहा, ये खजाने का नक्शा है। फेंग शिहुआन के पास विशिष्ट निर्देशांक हैं और यह वहां पहुंचने का मार्ग है। वह इसे चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अब मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। बाईचुआन की बात पूरी होने से पहले ही वह बेहोश हो गया। प्रशिक्षक लियू ने दांत को अपने हाथ में पकड़ा, उसे कुछ बार देखा, कोने को ढूंढा, उसे लगातार खोला और अंत में एक छोटा सा हथेली के आकार का कार्ड मिला। यह एक सटीक नक्शा था जो डोंगशा द्वीप के किनारे पर स्थान दिखा रहा था, हांगकांग से बहुत दूर नहीं। नक्शे के बीच में एक खाली घेरा था और जाहिर है कि खजाना इसी सीमा में था। हालांकि सीमा बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्हें खजाना खोजने में बहुत समय लगेगा। बॉस, नक्शे में दिखाया गया खजाना समुद्र के नीचे लगता है, शायद ये जहाज का मलबा या कुछ और है। प्रशिक्षक लियू ने कार्ड रणविजय को थमा दिया।